सर, थैंक यू सतीश जी। सतीश जी शुरू से ही काफी प्रमोट करते थे, जब भी मिलते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप कुछ नया कर रहे हैं। सचिन जी थैंक यू सर। अब अपन जोली जी, शैलेंद्र जी, संदीप जी, सभी को थैंक यू सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं बता रहा हूँ सर, अभी हम 1 डेढ़ घंटे तक साथ रहेंगे। तो मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा सर कि अभी हम सभी जने 31 तारीख की रिटर्न से फ्री हुए हैं। मेरे पास कोई काम नहीं था। आप देखिए सर, मैंने एक सिंगल ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं की, मेरे पास कोई भी काम नहीं। इस तारीख को भी कई जने हमारे क्लाइंट थे कि यार आप बिजी होंगे, मैंने कहा मैं कोई बिजी नहीं हूँ सर। तो अभी हम जीएसटी और इनकम टैक्स के अलावा मैं आपको ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जो न्यू हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है सर, स्क्रीन शेयर आ रही है सर? हाँ, दिख रही है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। एक सेकेंड। आप, मैं आपको बताना चाहूँ कि आप जानते सर पूरे इंडिया में कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस, अभी एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे हुआ था जिस चला केवल 5% लोग ही बिजनेस में एंगेज हैं, और 95% लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आज आप देखिए, हम किसी रिटायर्ड पर्सन से पूछेंगे वो कहेंगे नहीं मुझे कोई बिजनेस करना है, आप कोई बिजनेस बताइए। तो आप देखिए बहुत केवल 5% लोग ही बिजनेस कर रहे हैं, 95% लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। और तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ सर, आप सभी का। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। आप देखिए सर, इतने मेरे ख्याल से 3,71,000 के करीब हम सीए हैं, फिर 5% लोग ही बिजनेस कर रहे हैं। जब बहुत सारे व्यक्ति बिजनेस करेंगे तो हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी आएगी। आप देखिए क्लाइंट हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन फिर भी हम, हमारे पास क्लाइंट कब आता है? देखिए किसी को भी कोई इंडस्ट्री लगानी है, बिजनेस करना है, तो सबसे पहले वो लैंड परचेज करता है, तो उसके पास दूसरे ब्रोकर्स है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट सब्सिडीज लेता है, फिर जब बना लेता है प्रोजेक्ट, उसके बाद लास्ट में जब उसको फाइनेंस की जरूरत होती है, तो अपने पास इनकम टैक्स की जरूरत होती है, तब आता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्लाइंट को स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब वो बिजनेस की सोचे कि मुझे इंडस्ट्री लगानी है, तो तुरंत हमारे पास आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए सर क्योंकि मार्केट करने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। 90% ऑफ जो बिजनेस कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी का मालूम ही नहीं होता कि कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पहले क्या होता था कि हमारे पड़ोस में कोई बंदा है वो बिजनेस कर रहा है, हमारे रिलेटिव कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारे कोई जानकार कोई कर रहा है, कहीं पढ़ लिया तो उससे बिजनेस होता था। अब ऐसा नहीं है। अब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि इंटरनेशनल क्या इसका इम्पैक्ट होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, हम उस बिजनेस को कर भी सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो 90% ऑफ जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट की किसी भी तरह की पॉलिसी की जानकारी नहीं होती है। जब उनको जानकारी होती है तब वो टाइम निकल जाता है। आपको मैं एक छोटा सा एक वीडियो दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में क्या सर, वेबिनार में ये होता है कि बहुत से जने अपने काम में लगे रहते हैं कि वो सुनते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने सतीश जी से कहा था कि मैं ना गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, तो मैं एक इसका छोटा सा वीडियो बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपने राजस्थान को बहुत एक लार्ज लेवल पे इसको प्रमोट कर रही है, राजस्थान को एक ब्रांड बना रही है। तो एक हम पहले एक छोटी सी क्लिपिंग देखेंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे सर।
सर इसको फुल स्क्रीन करो ना प्लीज। हाँ सर। फुल स्क्रीन कर दीजिए इसको। अच्छा अच्छा, ओके। फुल स्क्रीन किधर से होगी सर, ये थोड़ा सा। ऊपर से होगी ना सर? इसको मैक्सिमाइज करके F5 दबा दीजिए आप। राइट 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 क्लिक करेंगे ऊपर टॉप राइट लास्ट में। कॉर्नर से तो मैक्सिमाइज कर दीजिए और F5 दबा दीजिए। एक सेकंड। राइट कॉर्नर में मैक्सिमाइज दबाइए सर। हाँ हाँ। आपके बीच वाला जो रेक्टेंगुलर साइन होता है टॉप ना, राइट कॉर्नर है एक ना सर, सेकंड। राइट कॉर्नर, उस पर मैक्सिमाइज है बीच वाला। हाँ बीच वाला। हाँ हाँ, नीचे ये है सर, ये सर जहाँ पावर पॉइंट का क्रॉस है वहां के बाद पास में चेक बॉक्स है। आज देखिए सर, हम सभी जने अभी, एक सेकंड। देखिए सर, हम सभी इलेक्शन में बिजी है, लेकिन अपने राजस्थान गवर्नमेंट के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, वो उनका लेटेस्ट शो जर्मनी में था, अभी लंदन में है। सारे जने बाहर गए हुए हैं राजस्थान को प्रमोट करने के लिए। और अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रहा है। कल भी मेरे बॉम्बे से एक पार्टी से बात हुई थी कि पता नहीं क्या हो गया, सभी जने राजस्थान की ओर दौड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली। तो कई हमारे पास सबसे पहले आता है, तो हमें सबसे पहले एमएसएमई की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन। तो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और इंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों इसमें इंक्लूड कर दिए गए। पहले क्या है कि सर्विस सेक्टर की अलग डेफिनेशन होती थी, मैन्युफैक्चरिंग की अलग होती थी। अब दोनों की डेफिनेशन सेम हो गई। अब देखिए, सबसे पहले एमएसएमई का लोगों को बहुत कंफ्यूज रहता है। तो सबसे पहले एमएसएमई में सर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो का मतलब आपका प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट तो वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो आप माइक्रो में है। और यदि आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, और आपका टर्नओवर 50 करोड़ है, तो वो स्मॉल में है। और आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए तक का, तो आप मीडियम में। अबे और आपका टर्नओवर 250 करोड़। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 95% इंडस्ट्रीज ही एमएसएमई में कवर होती है। मेरे ख्याल से ऐसे कोई भी इंडस्ट्री नहीं होगी जिसका 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट। अब ये जनरल पब्लिक होती है सर, जनरल पब्लिक को ये रहता है कि साहब प्लांट एंड मशीनरी में नहीं, हमारा लैंड बिल्डिंग सब मिला के 50 करोड़ है। उनको मालूम ही नहीं रहता, वो कंफ्यूजन रहते हैं कि साहब उनका एमएसएमई में नहीं आ रहा है। जबकि 95% इंडस्ट्री जो भी आपके पास आ रही है, के अलावा देखिए हम मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विस सेक्टर में स्कूल, हॉस्पिटल, आपका टूरिज्म यूनिट सब इसमें आ गई। जिनका 50 करोड़ रुपए तक है, वो सब एमएसएमई में आएगा। इसके अंदर लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, वो इंक्लूडिंग नहीं। इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये जनरली क्या होता है सर, लोग रजिस्ट्रेशन कराते, एमएसएमई की डेफिनेशन आ गई। ये डेफिनेशन आपके लिए नहीं है, ये डेफिनेशन जनरल व्यक्ति के लिए है। एक जनरल व्यक्ति क्या करेगा, डेफिनेशन देखी और वो उसमें उद्यम महासार का रजिस्ट्रेशन लेगा और रिलैक्स होगा। हमें रिलैक्स नहीं होना है। हमें क्यों नहीं रिलैक्स होना है सर? क्योंकि हमारा मोटो यही है सर, कि जो दूसरे लोग सो रहे हैं उनके लिए हमें जागना है। तो जो व्यक्ति एमएसएमई की जो डेफिनेशन उनके लिए है, वो उनके लिए, आपके लिए नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एमएसएमई की डेफिनेशन हर स्कीम के लिए अलग अलग है। आप एमएलईपीवाई स्कीम में जाएंगे, उसमें एमएसएमई की डेफिनेशन अलग है। ट्रिप्स के अंदर जाएंगे, इसमें अलग है। एक जो नया एक है एमएसएमई एस्टेब्लिशमेंट एंड फैसिलिटी, उसमें अलग है। तो हम प्रोफेशनल लोग को, जनरल व्यक्ति अपना उनको डेफिनेशन है, उनको रहने दीजिए। हमें
जो भी स्कीम की बात करेंगे हम ये वाली डेफिनेशन नहीं मानेंगे। अब देखिए MLFEY स्कीम है वो केवल एम और एस पे लागू होती है, मीडियम पे लागू नहीं। इस तरह की जो रिफ्स के अंदर आप देखेंगे अलग डेफिनेशन है, अलग अलग स्कीम में अलग अलग, एक स्कीम के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। तो हमें प्रॉपरली ध्यान रख के उस डेफिनेशन को पहले समझ के फिर हमें आगे बढ़ना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है कि मुझे कोई बिजनेस करना है, तो हमें ये जो बेसिक पॉलिसी है इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो राजस्थान की है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, फिर MLFEY है, टूरिज्म पॉलिसी है, लैंड कन्वर्जेंस से संबंधित कुछ रूल होने चाहिए, रेरा के है, जैसे कल अपने यहाँ सतीश जी ने वो रेरा की रखी थी, लीज और प्रॉपर्टी की है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की है, एग्रो पॉलिसी की है। देखिए जो इलेक्शन है इन्हीं के चारों तरफ घूमना है, एक्साइज पॉलिसी की है, लैंड टैक्स की है, बहुत सारे डिसीजन हमें जो सिलेक्ट करते समय लेना पड़ता है, तो इन सबके बेसिक बेसिक नॉलेज हमें होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की। ये जो स्कीम है ये सब विश्व पितामह स्कीम है, ये सबसे बड़ी स्कीम है। और बहुत सारी जो स्कीम है वो हम ये मानते हैं कि पेरेंटल है और वो सारी स्कीम के बच्चे हैं। इस स्कीम के बारे में अपन को सबसे पहले जरूरी है। इसका मैं विष्णु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ये एक वीडियो चला रखा है सर मैंने। अच्छा वीडियो चला रहा है, राइट। आप देखिए अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी स्कीम है, तो सबसे पहले मैं देखना एलिजिबिलिटी क्या है, इसका ऑपरेटिंग पीरियड क्या है। तो ये जो स्कीम है सर, सबसे पहले न्यू और एग्जिस्टिंग सभी इंडस्ट्रीज पे स्कीम लागू है सर। न्यू पे तो लागू है, एग्जिस्टिंग के लिए क्या है सर, वो जो ग्रोस ब्लॉक है अपने बैलेंस शीट का, जो जिस भी ईयर में अपन एक्सपेंसेस स्टार्टिंग के अंदर जो अपना ग्रोस ब्लॉक है उसका 25% यदि अपन एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हम एक्सपेंशन की कैटेगरी में आ जाए। एक्सपेंशन में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो हमारी कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी है, वो भी 20% इंक्रीज होनी चाहिए। ये जो पॉलिसी है इसके अंदर 8 अक्टूबर 2022 से स्कीम लागू हुई सभी न्यू एंटरप्राइजेज पे और एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज पे, और जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उन पे ये पॉलिसी लागू है। और ये पॉलिसी 31 मार्च 2027। पहले क्या होता था कि जो कोई भी हमसे पूछता था कि रिस्क में क्या है तो 5 बेनिफिट होते थे, हम बता देते थे कि आपको स्टेबिलिटी की छूट मिलेगी, कन्वर्जन चार्ज की छूट मिलेगी, लैंड टैक्स की छूट मिलेगी। अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले हमें देखना होगा किसी कैटेगरी में आता है। हर कैटेगरी की अलग अलग स्कीम है, अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग इंसेंटिव है। तो हमें देखना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में कवर होता है, सर्विस में कवर होता है, सनराइज में कवर होता है, MSME में कवर होता है, स्टार्टअप में कवर होता है, लॉजिस्टिक पार्क में कवर होता है, और रिसर्च एंड में है या रिन्यूएबल एनर्जी में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें ऑप्शन भी होता है कि आप चाहो तो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, आप चाहो तो MSME में चले जाओ। इसके अंदर हमको उस क्लाइंट के अकॉर्डिंगली उसके जो प्रॉफिट्स है, बेनिफिट्स है, उसके हिसाब से हमें गाइड करना है कि कौन सी में जाना चाहिए रहेगा। क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में है, कुछ में तो रेस्ट्रिक्शन है कि हम इसी में आएंगे, लेकिन बहुत सी जगह हमें ऑप्शन मिलेंगे कि आप किसी दूसरी स्कीम के अंदर भी जा सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि थर्ड सेक्टर क्या है। ये तो सारी चीज हो गई,
अलग अलग सेक्टर। अब उसके बाद में थर्ड सेक्टर भी देखना है। यदि हमारा कोई थर्ड सेक्टर है तो उसके अंदर अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं। थर्ड सेक्टर को डिपेंड किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज थर्ड सेक्टर में रहेगी, सर्विस में कुछ रहेंगे, सनराइज में रहेंगे। अब थर्ड सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में ऑटो है, फार्मास्यूटिकल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, डिफेंस है, मिनरल्स है, एग्रीकल्चर, ये थर्ड सेक्टर के अंदर। इस तरह से सर्विस सेक्टर के अंदर फिल्म सिटी है, होटल है, आईटी है, एंटरटेनमेंट है, थर्ड सेक्टर के अंदर आए। अब देखिए, हम सबसे पहले हम बातचीत करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पैकेज। मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले है कि आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर। अब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब? इन्वेस्टमेंट से मतलब है EFCI, एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपका लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो सारा शामिल है। लेकिन जो लैंड की जो कॉस्ट है वो है कि आपका जो टोटल प्रोजेक्ट है उसके 30% से ज्यादा लैंड की प्राइस नहीं होनी चाहिए। हमारे क्लाइंट कहते हैं कि साहब हमारे पास तो हम जब लैंड परचेज कर रहे हैं ना, तो हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% हो रही है। जनरली हम देखते हैं कि जो सर्विस सेक्टर है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, टूरिज्म सेक्टर है, उनमें लैंड की कॉस्ट ज्यादा आती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्यादा प्राइस की लैंड ले सकते हैं। लेकिन जो हम कैलकुलेशन करेंगे पैकेज के लिए, इंसेंटिव के लिए, उनकी मैक्सिमम लिमिट के लिए, तब हम देखेंगे कि उसमें हम जो कैलकुलेशन है 30%, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई ये ज्यादा। ही कैन बाय ही कैन बाय द लैंड, जो भी उसकी मार्केट प्राइस है, DST प्राइस है, उसके हिसाब से परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का investment, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में कवर होते हैं। अब देखिए, पुरानी स्कीम में क्या था, केवल 5 बेनिफिट्स थे सर। GST का है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है। रिस्क के अंदर 3 तरह के बेनिफिट्स है: सेट क्रिएशन बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट बूस्टर और एग्जम्पशन। अब हम देखिए सर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लार्ज में आता है, मेगा में आता है, या अल्ट्रा मेगा के अंदर आता है। यदि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए तक है तो आप लार्ज में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी है। और दोनों में से और है, तो दोनों 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 होना जरूरी नहीं है। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग 50 करोड़ मेगा के लिए यदि आपका इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ रुपए का है मिनिमम, या एम्प्लॉयमेंट 250 का है, तो आप मेगा में आ जाइए। अब देखिए, बहुत सारी यूनिट्स है जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का ही है, लेकिन यदि उनका एम्प्लॉयमेंट 250 का है तो फिर वो मेगा के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से अपना अल्ट्रा मेगा मेगा के अंदर आ जाएंगे। तो साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्लेब होता है ना। अब देखिए, सबसे पहले मैं का जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें ये एग्जम्प्टेड ऑफर है। एग्जम्प्टेड स्क्रीन का की मतलब है स्क्रीन को बड़ा कर दो ना, थोड़ा सा बड़ा नहीं हो पा रहा। हाँ, ये सर मैं नीचे से, ये देखो, एक मिनट सर, अब ठीक है सर। हाँ, थोड़ा बेटर हुआ सर पहले से। नहीं। देख, सर मैक्सिमाइज कीजिए सर अपने उसको, ये देखो पावर यहाँ पॉइंट से, को, हो जाएगा काम। अब ठीक है सर। पावर पावर पॉइंट का जो क्रॉस है उसके पास एक चेक बॉक्स है। अच्छा, एक हाँ, सेकंड। जिसके पास जस्ट क्रॉस आपका क्रशर था ना अभी, उसके हाँ, पास एक्स बना हुआ है ना, उसके पास वाला जस्ट ठीक है, क्या करा? लेकिन मैं जो, मैक्सिमाइज। पावर पावर पॉइंट मैक्सिमाइज करना है। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड। अब ठीक, हाँ, ओके सर। ठीक सर। आया आया, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू वेरी सर, गुड। थैंक यू। अब देखिए सर, सबसे पहले ये एग्जम्प्टेड ऑफर है। एग्जम्प्टेड मतलब है एग्जम्प्टेड, रिफंड नहीं होंगे। बहुत से जने क्या कहते हैं कि जिस समय इनको छूट लेनी होती है तो उस समय लेते नहीं, फिर बाद में सब रिफंड करा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जम्प्टेड मीन्स एग्जम्प्टेड, आपको इसके अंदर रिफंड नहीं होगा। आपको ये पे ही नहीं करना है। एग्जम्प्टेड मतलब पे ही नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी में है 100% एग्जम्पशन। आप किसी भी तरह की लैंड परचेज करो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी में 100% का एग्जम्पशन है। 75% एग्जम्पशन आपको अपफ्रंट है, जैसे आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे, सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, 75% का मिलेगा। 25% का आपको रिफंड होगा आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद। कॉमर्शियल प्रोडक्ट। जो कन्वर्जन चार्जेस, कन्वर्जन चार्जेस 100% एग्जम्प्टेड है। अब देखिए, इसमें भी बहुत बड़ी चीज है प्लानिंग है। कन्वर्जन चार्जेस के अंदर भी जब हम देखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने अलग अलग नोटिस निकाल रखे, कन्वर्जन करने वाली होती है कौन कौन सी है,
नगर पालिका, नगर निगम, जेडीए, उसके बाद में अर्बन। अब उन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ तो कह रहे हैं कि 100% है, कुछ कह रहा है कि 100% है, लेकिन 75% बाद में देंगे। अच्छा, आप इसमें ये एक मजेदार चीज देखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत से जिन्हें 100% करें, 75% है। हम कहेंगे कि ये 100% है, लेकिन रिप्स के अंदर अपन सर्टिफिकेट जारी कराते हैं तो उसमें 75% अभी मिलता है, बाद में मिलेगा। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटी जैसी है जिसमें आप एट ए टाइम 100% भी ले सकते हैं। तो आपको कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, कौन सी दूसरे पॉलिसी है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उन सब की चीजों को हमें ध्यान रखना है। ये दो तो हो गए प्री प्रोडक्शन। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लैंड टैक्स और मंडी फीस, ये भी 100% एग्जेम्प्टेड है 7 ईयर्स के लिए। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्जेस तो वन टाइम है, वन टाइम है। अब आप कहेंगे कि सर हमारे एक क्लाइंट है, उसने स्टैम्प ड्यूटी की छूट ले ली, उसके बाद में उन्होंने फैक्ट्री रन कर दी, अब कोई दूसरा व्यक्ति उसको परचेज कर, क्या नहीं मिलेगी? आप बताइए सर, उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? unless there is a production. हाँ, नहीं प्रोडक्शन हो गया, हमने रन कर दिया साल भर, तो उसके बाद में तो सेल करना है। जो परचेज कर रहा है उसको स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए सर। क्योंकि उसके लिए तो नया प्रोजेक्ट है सर, उसके लिए नया प्रोजेक्ट है नया। इसमें जो उन्होंने छूट दी है वो है लैंड एंड देयर एप्रिटेंस, मतलब उसकी लैंड के साथ जो भी चीज लगी हुई है आप परचेज कर रहे हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलेगी। अब देखिए इसमें ना बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे ये सारा वर्क डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, 32 डीआईसी उनको दिया हुआ है, कुछ डीआईसी दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये वर्क आएगा तो अपन इसको 100% इसमें छूट दिला देंगे। यदि कोई इंडस्ट्री विष्णु जी, अगर इसमें प्रोडक्शन नहीं आया होता तो? नहीं नहीं, प्रोडक्शन जरूरी है सर, जिस पर्पज के लिए उन्होंने तो एक बार यूज करना जरूरी है। यस अब सर। मैंने बिजनेस करने के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए लिया, ठीक है, मैंने साल भर चलाया, मेरी इच्छा नहीं है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, मैंने बंद कर दिया, मैं सेल कर रहा हूँ। तो मैंने तो जो एक बार इंडस्ट्री लगा ली तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मेरा पर्पज सोल्व हो गया। अब देखिए इसमें बहुत से जने हैं जो जनरल रजिस्ट्री करने वाले कि सर हम ले आएंगे सर्टिफिकेट, वो स्टैम्प ड्यूटी का सर्टिफिकेट लाने में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या सबमिट कर रहे हैं, किस चीज का प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपन पैनल अप्रोच के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति है उसको मतलब बिना प्रोफेशन के ये सब छूट नहीं लेनी चाहिए, ये क्या मजाक नहीं है। बहुत से जने आजकल रजिस्ट्री कराने होता है कि यार ये लाना हम छूट दिला देते, अब उसमें क्या भर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा रहे हैं, वो सब बाद में प्रॉब्लम आती है। तो हम प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर इसमें कर। पोस्ट प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, लैंड कन्वर्जन चार्जेस का है, बहुत से जिनकी करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी छूट दिला तो हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्लियर है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट आपको मिलेगी बाद में, पहले नहीं मिलेगी सर। अब हम बात करते हैं कि ये तो एग्जम्प्टेड ऑफर, दूसरा हो गया सर अपना एसेट्स क्रिएशन। एसेट्स क्रिएशन में आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप कोई एक ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 95% व्यक्ति पोस्ट प्रोडक्शन बेनिफिट लेते ही नहीं है सर। अब जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है इसके अंदर इसका कैंसिल हो गया था। एसेट्स क्रिएशन के अंदर 3 तरह की है सर। सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, टर्नओवर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज वापस मैं कहता सुनाएंगे। सर 3 तरह की अपने पास वो है सर। एक सेकंड, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी और टर्नओवर लिंक इंसेंटिव। आ रही है सर अब? हाँ आ रही है सर, सर। अब आ रही है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का मतलब है 7 ईयर्स तक 75% जो भी एसजीएसटी आप जमा करेंगे, आप कितना ले सकते हो? आप ले सकते हो 50 से 65 करोड़ रुपीज पर ईयर ले सकते हो। लेकिन है कैपिटल सब्सिडी, मतलब इसमें ऑप्शन है, तीनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। कैपिटल सब्सिडी आपके पास अवेलेबल 13% से लेकर 28% तक। ये आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपके लोकेशन पे, आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। तो आप ले सकते हो, और कितने ले सकते हो सर? 50 से लेकर 80 करोड़ रुपए पर ईयर तक आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हो। उसके बाद में टर्नओवर लिंक इंसेंटिव 1.2 से लेकर 2% तक टर्नओवर लिंक इंसेंटिव है। अब आप देखिए कोई भी जो है जनरल व्यक्ति, बिजनेसमैन खुद भी सर कंपेयर करे इसको नहीं ले सकते।
उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि अब हमारे यहाँ बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, उनका जीएसटी लगता ही नहीं है, तो वो इसमें नहीं जाएंगे। फिर उनका इन्वेस्टमेंट कितना है? अब गारमेंट सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर में क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये बहुत कम होता है, तो फिर वो टर्न ओवर इंसेंटिव में जाएंगे। और बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिनकी कैपिटल सब्सिडी एसजीएसटी नहीं लगती, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी होता है, तो वो कैपिटल सब्सिडी लेंगे। तो इसका एक बहुत मतलब प्रॉपरली इसका कैलकुलेशन करना जरूरी है। उसके बाद में तीनों में से अपन सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा इसमें जा सकता है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अपने इन्वेस्टमेंट का 125% तक गवर्नमेंट से वापस ले सकता है। मैंने अभी कल ही रिसेंटली वीडियो डाला था, उसका मैंने टाइटल ये रखा था कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का 125% तक गवर्नमेंट से वापस ले सकते हो। और वो कैसे मिलेगा? वो एग्जाम्पशन स्कीम के थ्रू, और ये जो एसेट्स क्रिएशन के थ्रू है, और वो थर्ड अपन लिखेंगे उसके थ्रू मिलेगा। इसमें पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका 125% तक अलग अलग स्कीम के अलग अलग उसके तरह आप गवर्नमेंट से वापस ले सकते हो। अब इन तीनों का जो सिलेक्ट करने का काम है से हमें सिलेक्ट करना है, और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो या एमएसएमई में जाना चाहते हो, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि 50 करोड़ रुपए की, लेकिन यदि आप एमएसएमई हैं तो, और आपका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ सकते हो। ये आपके ऑप्शन में है कि आप एमएसएमई में जाओ, या अब देखिए आपके पास डबल काम हो गया। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके सारे इंसेंटिव, फिर उसके बाद में एमएसएमई के इंसेंटिव, इन सब की हमें अलग अलग करके कंपेयर चार्ट बनाना पड़ेगा, और फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये तीसरा स्पेशल इंसेंटिव, हमने अभी एग्जाम्प्टेड ऑफर की बात कर ली, स्टैंडर्ड पैकेज की बात कर ली, अभी ये है स्पेशल इंसेंटिव। स्पेशल इंसेंटिव को भी 95% लेते नहीं है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या है। देखिए, इसके अंदर है एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, मतलब आपका जो एम्प्लॉयमेंट है इन्होंने जो मिनिमम फिक्स कर रखा है उससे ज्यादा हो जाता है, तो जो अपन बेनिफिट ले रहे हैं, सर्टिफिकेशन का ले रहे हैं, तो उसमें आपको 10 से 15% का बूस्टर मिलता है। इस तरह से ग्रीन इंसेंटिव है, उसके अंदर जो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जो आपने एनवायरमेंट के लिए है ना, आपने एसटीपी प्लांट बनाया है, जेडएलजी यूनिट्स है, उसके अंदर एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स है, उसकी जो कॉस्ट है उसका 50% तक ग्रीन इंसेंटिव के रूप में ले सकते हैं। क्लस्टर इंसेंटिव ले सकते हैं। फ्रेट सब्सिडी है, 20 लाख रुपए पर ईयर पर एक्सपोर्टर फ्रेट सब्सिडी ले सकते हैं। ट्रेनिंग इंसेंटिव है, जिसके अंदर 4,000 रुपए पर पर्सन पर वर्कर 6 मंथ के लिए गवर्नमेंट आपको उनका ट्रेनिंग इंसेंटिव देती है। ये स्टैंडर्ड पैकेज है। अब जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसके अंदर 3 ऑप्शन आपके पास। यदि आपका थ्रस्ट सेक्टर के अंदर है तो आपको बूस्टअप मिल सकता है, थ्रस्ट सेक्टर में नहीं है तो आपको जो इसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी का भी ऑप्शन है। बात करते हैं तो इंटरेस्ट सब्सिडी की। इंटरेस्ट सब्सिडी सभी जने एमएलयूपी के पीछे के अंदर अभी कोई फंड ही नहीं है, 25 लाख से ज्यादा का वहां कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। तो रिफ्ट के अंदर एक फुल फंड है, कोई कमी नहीं है। यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, और वो इसके अंदर एडिशनल इसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी भी 5 साल तक मिल सकती है इसके अंदर, टोटल इन्वेस्टमेंट का 2.5%। अब देखिए, इसके अंदर भी आपको कैलकुलेट करना होगा कि एमएसएमई में भी इंटरेस्ट सब्सिडी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इंटरेस्ट सब्सिडी है, एमएलसीवाई में, तो तीनों को कंपेयर करके हमें कहाँ जाना है। फिर एंकर बूस्टर, इसके अंदर भी आपका जो अलग अलग सेक्टर वाइज है, जो फर्स्ट यूनिट लगती है उनको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सर्विस पैकेज की, फिर एमएसएमई की करेंगे। फिर एमएसएमई के अंदर हम बता देंगे कि हमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में हम कैसे जा सकते हैं। सर्विस सेक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो एग्जाम्प्टेड ऑफर है सेम वही है। सर्विस सेक्टर के लिए भी यह है कि आप इन्वेस्टमेंट प्लांट है जो एफसीआई के अंदर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो आप सर्विस सेक्टर के अंदर आ सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कोई भी जो रॉ मटेरियल है उससे फाइनल प्रोडक्ट बन गया, तो मैन्युफैक्चरिंग में सब कुछ इंक्लूडिंग है, सब कुछ इंक्लूडिंग है। लेकिन सर्विस सेक्टर में सारा इंक्लूडिंग नहीं है। सर्विस सेक्टर में वो इंक्लूडिंग है जो इन्होंने माना है। मैन्युफैक्चरिंग की कोई लिस्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो सब इंक्लूडिंग है, कुछ चीजें उन्होंने एक्सक्लूड की हुई है, जो जनरल एक्सक्लूड होती है, लिक्वर है, और जो मीट वगैरह का प्रोसेस है वो है, तंबाकू प्रोडक्ट है, चलो सब चीज इंक्लूडिंग है। सर्विस सेक्टर के अंदर वो इंक्लूडिंग रहेगा जो इसकी लिस्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी वही सर, 100% स्टैम्प ड्यूटी का एग्जाम्पशन, चार्जेस का एग्जाम्पशन, और पोस्ट प्रोडक्शन लैंड टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी फीस अपन को मिल जाएगी।
सेम इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप एसजीएसटी का बेनिफिट ले, कैपिटल सब्सिडी ले या टर्नओवर इंक्रीज। मैन्युफैक्चरिंग के केस में टर्नओवर जो कैपिटल सब्सिडी थी वो 28% तक थी, इसके अंदर 10 to 20%। एसजीएसटी का बेनिफिट सेम 75% है। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव 1% से लेकर 1.4% तक आप टर्नओवर है। इन तीनों में से कोई एक सिंगल आप ले सकते हैं। इसके अलावा वही आपका थर्ड सेक्टर में तो एम्प्लॉय स्किल आपको मिलती है। एडिशनल पैकेज एसजीएसटी का जो है 10% इसके अंदर एंकर इन्वेस्टमेंट के रूप में, आईटी के रूप में ये हमें मिलता है। इसमें से तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अब हम पहले इसकी बात करते हैं एमएसएमई। सारी जो इंडस्ट्री है ना वो एमएसएमई के अंदर ही कवर होगी। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ सर्विस सेक्टर में क्या इंक्लूडिंग, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर्विस सेक्टर के अंदर ये आएंगे। आईटी है, होटल एंड टूरिज्म है, फिनटेक है, एंटरटेनमेंट है, फिल्म सिटी है, कोल्ड चेन है, अलग है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखे उन्होंने। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके स्कूल, हॉस्पिटल सब इंक्लूडिंग है इसके। इंफ्रा फॉर प्रिजर्वेटिव ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये चीजें आएगी तो ही हम सर्विस सेक्टर में कवर होंगे। इसके अलावा कोई दूसरी सर्विस सेक्टर इसमें कवर नहीं है। अब हम बात करते हैं देखिए एमएसएमई की। एमएसएमई का मतलब है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसके अंदर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, और जो एक्सपोर्ट वाली थी और अपने मैन्युफैक्चरिंग वाली देखी सर्विस, उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी केवल, इसके अंदर सभी को मिलती है। इसके अंदर आप ऑप्शन दिया है कि आप एमएलजीपीवाई के अंदर भी ले सकते हो, इसमें ले सकते हो। बहुत से जने क्या करते हैं कि एमएलजीपीवाई में तो ले रहे हैं इंटरेस्ट सब्सिडी और इसके अंदर कैपिटल सब्सिडी के लिए अप्लाई कर देते हैं। नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको एक ही जगह से, तो इसके अंदर आपको एमएलजीपीवाई में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, तो इसमें नहीं मिल। इसके अंदर एनुअल कैप दे रखा है कि जो एमएसएमई है वो 5 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट्स गवर्नमेंट से हर साल ले सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई का मतलब, एमएसएमई के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर सारे शामिल है। जो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग मतलब सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग, सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग है। इसका 25 करोड़ रुपए से कम का टर्न वो इन्वेस्टमेंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई में आ गया। सर्विस सेक्टर की एमएसएमई में भी आ गया, तो सर्विस सेक्टर भी आ गया इसमें। सर्विस सेक्टर में जो मैंने लिस्ट बताई है वो इंक्लूडिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में सारे इंक्लूडिंग। अब देखिए इसमें इंसेंटिव क्या मिलेगा। इसके अंदर एग्जेम्प्टेड सारे मिलेंगे हैं, तो भी आपको 100% स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस की छूट है। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी टैक्स, मंडी फीस और लैंड टैक्स की 7 साल तक छूट मिलेगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर आपको एसजीएसटी का रिफंड है 7 साल तक आपको मिलेगा। एसजीएसटी जो भी आप पेड करते हैं उसका 7 ईयर्स तक आप गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हैं। एंड देखिए हमने जितनी भी देखी उसमें ऑप्शन था, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें एंड आप इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है? 1 करोड़ रुपए से लेके 5 करोड़ तक 6% है। अब 1 करोड़ से कम का लोन है आपका तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आपका लोन अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। उसके बाद में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 4% है, उसके बाद में 3%। अब ये जो है, मान लो किसी का 7 करोड़ रुपए है, तो आपको 5 करोड़ रुपए तक 6% मिलेगी, 2 करोड़ पे आपको 4% मिलेगी। स्कोपिंग है इसका। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट है कि इंटरेस्ट सब्सिडी केवल आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिलेगी। आप लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसके लिए लोन लेते हैं, लोन ले सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो केवल प्लांट। तो अब क्या है कि इसमें बैंक तो में लोन देता है, ज्वाइंट लोन देता है, प्रोजेक्ट लोन देता है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी वगैरह सब शामिल है। तो इसके लिए हम सी सर्टिफिकेट देता है कि सर जो हमारा ये लोन था इसमें प्लांट एंड मशीनरी का ये पोर्शन था, और उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। और इस स्कीम के अंदर भी गवर्नमेंट के पास काफी फंड है, अभी तक किसी को भी ये डिसबर्समेंट नहीं हुआ है। तो इस स्कीम में यदि आपका एमएसएमई के अंदर अपन कवर हो रहे हैं, 25 करोड़ से कम के अंदर है, तो एसजीएसटी के साथ में हम इंटरेस्ट सब्सिडी भी इसके अंदर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर एम्प्लॉयर जनरेशन सब्सिडी भी है, जो ईएसआई पीएफ का है, उसका 50% एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का अपन को रिफंड है 7 ईयर। जो हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी नहीं थी। अब इसके बाद में इसमें ग्रीन इंसेंटिव है, वाटर,
कि आप अपना जो आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाई है एसटीपी प्लांट के लिए, उसकी कॉस्ट का 50% और मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए तक हम वापस, अलग अलग स्कीम। वाटर मैनेजमेंट में भी है कि जो भी हमने सर्टिफिकेशन की फीस ली है सील वर्क के लिए, उसके लिए तो उसका 50% ग्रीन इंसेंटिव के रूप से। सनराइज सेक्टर ऐसा है, सनराइज सेक्टर अपने पास बहुत कम है। सनराइज सेक्टर ऐसा है कि जो अभी इस समय ज्यादा वर्क नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर में बहुत काफी काम करेंगे। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, मेडिकल डिवाइस, बायोमेट्रिक्स, न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी, डाटा सेंटर, रेयर अर्थ, इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए तक का है। तो सनराइज सेक्टर के अंदर अपना सारा और होता है। इसके अंदर भी सेम सारी चीज है सर। इसके अंदर हमें एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव है, ग्रीन इंसेंटिव है, एग्जम्पशंस है, वो सारी चीजें इसके अंदर सनराइज सेक्टर में मिलेंगे। बस सनराइज सेक्टर के सारे एग्जम्पशंस को हमें इसके अंदर। अब देखिए अदर प्रायोरिटी कैटेगरीज क्या है। स्टार्टअप, स्टार्टअप का भी आप देखिए, स्टार्टअप की पॉलिसी एक अलग से पॉलिसी, आप इसके अंदर भी इसके अंदर आप ले सकते हैं और डायरेक्ट स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर भी जा सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी चीज, सबसे पहले आपको जो 10 करोड़ रुपए तक आप ईयरली इसके अंदर इंसेंटिव गवर्नमेंट से ले सकते हैं स्टार्टअप के लिए। इसके अंदर आपको एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव है, सीड सपोर्टिंग है, वन टाइम एग्जम्पशन ऑफर सारे ही आपको, स्टैम्प ड्यूटी का, कन्वर्जन चार्जेज का, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का, स्टार्टअप को भी सारे है। अब इसमें बहुत बड़ी चीज है, स्टार्टअप पॉलिसी में हम जाएंगे तो हमें आई स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनकी अलग टर्म्स कंडीशन है, उसके अंदर उनकी अलग अलग कैटेगरी बनी है, तो वो उसमें भी जा सकते हैं, इसके अंदर भी जा सकते हैं। अदर इंसेंटिव सारे इसके अंदर हमें मिलेंगे। लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क राजस्थान में आज मोस्टली वेयर हाउस बन रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क भी बन रहा है, और इसका बहुत बड़ा स्कीम अभी बहुत बड़ा इसका सेक्टर है। तो लॉजिस्टिक पार्क के अंदर अभी बहुत सारी यूनिट्स आ रही हैं जो हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हमें लॉजिस्टिक पार्क की डेफिनेशन समझनी होगी। लॉजिस्टिक पार्क के अंदर भी तीन है सर, लॉजिस्टिक पार्क है, वेयर हाउस है, कोल्ड चेन। अब देखिए हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन है कि हम लॉजिस्टिक पार्क स्कीम में जाए या एमएसएमई में जाए, जिसमें वेयर हाउस का ले सकते हैं, कोल्ड चेन का ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर जो मैंने डिस्कस किया था उसमें भी कोल्ड चेन है उसमें। अब आप देखिए कोई भी जो कोल्ड चेन बना रहा है या वेयर हाउस बना रहा है तो वो किस पर्पज के लिए बना रहा है। वेयर हाउस के लिए कोई जनरल स्कीम नहीं है। वेयर हाउस आप एग्रो प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, वेयर हाउस आप जनरल एफएमजी गुड्स के लिए बना रहे हैं, तो कोई कैपिटल गुड्स वहां रखने के लिए बना रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। लॉजिस्टिक पार्क के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ का है, वेयर हाउस के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का है, और कोल्ड चेन के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2 करोड़ का है। तो हमें ये अलग अलग डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर जाना है, इसके अंदर नहीं जाना है। लॉजिस्टिक पार्क के अंदर देखिए कैपिटल सब्सिडी है। कैपिटल सब्सिडी कितनी है? 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड, ये सबसे ज्यादा है। मैं आपको 15 करोड़ रुपए तक यदि कोई लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करना है तो वो 15 करोड़ रुपए तक की गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकता है। अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की जमीन परचेज कर ली और वो मेरे पास आए। उनका लैंड में बहुत काफी डिस्प्यूट था, हमने उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया, वो काफी परेशान हो रहे थे। और अब देखिए सर उनके सारे लीगल टीम आई, उन्होंने कहा कि आप कैसे कराओगे ये, मतलब उनको रजिस्ट्री भी नहीं हो रही थी, उनकी नामांकन भी नहीं खुल रहा था। हमने उनको कहा कि साहब कैसे कराओगे मत पूछो, आपका काम हो जाएगा। मतलब दिल्ली से उनकी लीगल टीम आई, फिर हमने उनका काम करा दिया। तो आप देखिए सर इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उन्होंने 200 करोड़ रुपए की जमीन परचेज करी और उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी की छूट नहीं दी। बाद में जो उनका सीएफओ आया था तो उन्होंने कहा कि सर अब आप इसको आगे डिस्कस भी मत करना कि हमने इसकी छूट नहीं दी, ये तो हमारे ऊपर आ जाएगी। अब देखिए उसके बाद में मैंने उनको कहा कि चलो इसको आप फॉरगो कर लो, तो आगे आपको इसमें 15 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए लॉजिस्टिक पार्क के अंदर होता है कि आपको 5 यूनिट है ना, वो लॉजिस्टिक से संबंधित बनानी है, जिसमें एग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, ओपन स्पेस, स्टोरेज, बाकी आप कितने भी यूनिट बना सकते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। ये बहुत अच्छी स्कीम है, हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं लॉजिस्टिक पार्क में। इसके अंदर 25 करोड़ रुपए तक का आपको लॉजिस्टिक बिल्डिंग हब बनाने के लिए, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए तक का आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 25%
या मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए तक आप इसके अंदर कैपिटल सब्सिडी के रूप में ले सकते हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और किसी के अंदर नहीं है जो इसके अंदर है। सेकंड, वेयर हाउस के अंदर आप इक्विपमेंट खरीदते हैं तो 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेयर हाउस में इक्विपमेंट का होता है, वेयर हाउस में तो इक्विपमेंट नहीं होते हैं, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि इक्विपमेंट बाई करेंगे। वेयर हाउस में इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा उनका ब्रिज है वेट का वो होगा, और इसके अंदर कोई ज्यादा होता नहीं है सर। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आप इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो इसमें 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है, आपके इन्वेस्टमेंट का 25% या मैक्सिमम 1 करोड़। और चेन के अंदर भी इन्होंने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी आप परचेज करते हैं 1 करोड़ रुपए तक की कैपिटल। इसके बाद में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी है। आप देखिए इसके अंदर आप यहाँ पे आइदर और है, आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं या इंटरेस्ट सब्सिडी भी इसके अंदर 7% है। आप दूसरे में देखा हमने 6% है, 4% है, इसमें 70% है टर्म लोन। आप लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए आप लेते हैं तो आपको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी और 7 साल तक मिलेगी, और मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपीज आप इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में ले सकते हैं। और यदि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हम बना रहे हैं तो 1.5 करोड़ रुपए तक की आप गवर्नमेंट से इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं। तो लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी का ऑप्शन बहुत जबरदस्त है, और हमारे काफी सारे क्लाइंट को हम सजेस्ट कर सकते हैं लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करने के लिए। और राजस्थान में भी लॉजिस्टिक पार्क का, वेयर हाउस का काफी स्कोप है। आप देखेंगे सीकर रोड पे, दिल्ली अजमेर रोड पे बहुत सारे वेयर हाउस बने हुए। काफी जनों ने छूट ली है और काफी जनों ने छूट नहीं ली। फिर इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एग्जाम्पशन है, स्टेम ड्यूटी का एग्जाम्पशन है, 100% ग्रीन इंडस्ट्री इंसेंटिव भी लॉजिस्टिक पार्क के अंदर अवेलेबल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आप देखिए जो ये जो कैटेगरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और टेस्ट लैब है। टेस्ट लैब के अंदर हम देखेंगे कि बहुत से हॉस्पिटल नहीं बना रहे, बट अपना एक जो डायग्नोस्टिक सेंटर है तो उसमें भी यदि उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए तक का है तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर रिसर्च क्रिएशन बेनिफिट है, ट्रेनिंग असिस्टेंट है, लैंड की सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर लैंड की कॉस्ट का भी आप ले सकते हैं। ये जो है कैटेगरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये से जो एसोसिएशन बने हुए हैं, आप देखिए जो अपने कॉमर्स एसोसिएशन बने हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं, सीआई बने हैं, ये रिसर्च सेंटर स्थापित करते हैं, बनाते हैं, तो वो लैंड की कॉस्ट का और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक लैंड की कॉस्ट का इंसेंटिव भी इसके अंदर ले सकते हैं। लैंड टैक्स इसमें 100%, और जो रिसर्च होता है उसके अंदर भी काफी सारे इसके अंदर इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा रिसर्च सेंटर के लिए दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का है, रिन्यूएबल एनर्जी सारी चीजें आप सोलर से संबंधित पैनल बना रहे हैं तो उसमें भी आप है, और आप यदि उसका सोलर का प्लांट लगा रहे हैं, दोनों इसके अंदर कवर है। इसके अंदर पहले ये था कि इसमें कवर है या नहीं, लेकिन अब दोनों कवर। इसके अंदर भी आप लैंड परचेज करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी की छूट है, कन्वर्जन चार्जेस की छूट है। जो पहली और पॉलिसी जारी हुई थी तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी की छूट नहीं थी, लेकिन अब इसका अमेंडमेंट आ गया है, तो सोलर प्लांट के लिए भी यदि कोई व्यक्ति लैंड परचेज करता है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी की छूट है, कन्वर्जन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट है, वो सारी छूट इसके अंदर मिलेगी। अब देखिए सर, ये जो पॉलिसी है, हम प्रोफेशनल को इसलिए जरूरत है कि इसके जो पेनल क्लोज है जनरल लोगों को मालूम नहीं है ये पेनल क्लोज क्या होता है। तो हम पेनल क्लोज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए सर, यदि आपने इसको नहीं किया पेनल क्लोज, जब भी हमने ये सारे इंसेंटिव वगैरह बेनिफिट्स हम अपने क्लाइंट से, भैया
आपको इसके पेनल क्लोज का ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंगली ही आपको ये एक सिंपल पॉलिसी नहीं है कि आपने डीआईसी से सर्टिफिकेट इशू करा लिया और स्टेबिलिटी की छूट ले ली। यदि आपने विद इन 36 मंथ अपना कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं किया तो आपके लिए खलनायक हो जाएगी स्कीम। आपको स्टेबिलिटी वापस पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो एसजीएसटी का बेनिफिट है, बहुत से जने क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि सर आपके लिए एसजीएसटी का बेनिफिट्स, एसजीएसटी लगती नहीं है, हम दूसरी कंपनी बना लेंगे सर, हमारी सिस्टर कंसर्न है, उसको हम सेल कर देंगे, वो एक्सपोर्ट कर देगी और हमें एसजीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत से जिन्होंने ये बेनिफिट भी ले लिया, लेकिन अब ये सब रिकवर होगा। इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि एसजीएसटी बेनिफिट ओनली रियल कंपनी को मिलेगी। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो यदि एक्सपोर्ट कर रही है, उसके एसजीएसटी नहीं लग रहा है, तो उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एकदम एक क्लियर कर दिया है। तो हमें ये जो पॉलिसी है, इसके पेनल क्लोज के बारे में भी क्लाइंट को बताना चाहिए। इसमें डिफॉल्टर क्लोज लगाएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे यदि वो इसको फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने छूट ले ली, प्रोडक्शन नहीं किया, आप लैंड वापस सेल कर देते हैं, तो फिर आपको विद इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यदि आपने प्रोडक्शन शुरू नहीं किया, दूसरा वाला बंदा जो परचेज कर रहा है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि वो उसको और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और जो स्टैम्प ड्यूटी का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो उसकी वैलिडिटी रहती है 1 ईयर, या जो पॉलिसी की ऑपरेटिंग पीरियड है उसके जो भी नियरेस्ट। तो जैसे हमने सर्टिफिकेट इशू करा लिया, बहुत से जन है कि सर्टिफिकेट इशू करा लेते हैं लेकिन फिर रजिस्ट्री नहीं कराते, तो वो हमें विद इन 1 ईयर उसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी होता है। तो इस स्कीम की पेनल क्लोज, सब पेनल क्लोज को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है। अब ये स्कीम तो हो गई, लेकिन अभी भी बहुत से जनों को, बहुत से हमारे को काफी वो रहता है कि पता नहीं ये स्कीम कैसी होगी। ये जो इसकी मिथ है, पासवर्ड क्या? ये मिथ। हेलो, हेलो, आ रही है सर आवाज? हाँ, आवाज आ रही है ना सर? ठीक ठीक। मैं कह रहा था ये जो ये मिथ है, ये हमारे क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को इस चीज का है। मैं कह रहा था सर, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो हम ये जो वीडियो में अलग कर सकता हूँ, मतलब। नहीं नहीं, आप चाल कंटिन्यू करें सर। आपका ठीक, थोड़ी सी ठीक वॉइस है। को थोड़ा तेज कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मैं वॉइस का करता हूँ सर, 1 मिनट। 2023 नंबर ले नहीं रहा है। 1 सेकेंड। वॉइस का, वॉइस का सर इसमें आ ही रहा था। तो इसमें जो ये वॉइस पर्दे वाली बात है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लाइंट को तो मिथ नहीं रहने दो, हमारे लिए मिथ नहीं रहने चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो प्रेजेंट। देखिए, ये पर्दा मैंने आपके लिए उठा रहा हूँ सर। ये जो पर्दा है सर, क्लाइंट को तो रहना चाहिए। क्लाइंट कहते हैं कि सब एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, हम लाएंगे। तो आप देखिए सर, स्टेम ड्यूटी भी हमें छूट मिलती है। आप किसी भी तरह की लैंड परचेज करो, एग्रीकल्चर करो, रेजिडेंशियल करो, कमर्शियल करो, आपका पर्पज है हमें प्रोजेक्ट लगाना है, तो आपको ये छूट मिलेगी। बहुत से जनों को कंफ्यूजन रहता है कि साहब एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं तो उस पर ये स्टेम ड्यूटी की छूट नहीं मिलेगी। मिलेगी। सेकंड, बहुत से जने कहते हैं कि साहब ये रिको का हम प्लॉट परचेज कर रहे हैं, उस पर छूट नहीं मिलेगी। मिलेगी। आप रिको का भी परचेज, लैंड परचेज करें तो आपको एक छूट मिलेगी। बहुत से जनों के ये दिमाग में रहता है साहब रिको से एनओसी की रिक्वायरमेंट है, रिको से कोई एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका प्लॉट चाहे से एग्रीकल्चर लैंड है, रिको का प्लॉट है, किसी भी तरह की रिको से एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है।
बहुत से लोगों को टाइम लगता है, तो हमको तो कहना साहब टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास आओगे तो टाइम नहीं लगेगा। नॉट अवेलेबल इफ देयर इज कंस्ट्रक्शन, बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि साहब कंस्ट्रक्शन हो रखा है वहां तो नहीं मिलेगी, मिलेगी आप। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के केस में अवेलेबल नहीं, अवेलेबल है। आपका प्रोजेक्ट है, आप नई जमीन परचेज कर रहे हैं, नई यूनिट लगा रहे हैं, तो आपको मिलेगी। बहुत से जने कहते हैं साहब हमारी तो जानते हैं, हम रिफंड ले लेंगे। ये एग्जम्प्टेड ऑफर है, रिफंड नहीं मिलता। सब रजिस्ट्रार डिनाई, यस वो जाएंगे तो सब रजिस्ट्रार डिनाई करेगा, सब रजिस्ट्रार उसको एक्सेस डीएलसी रेट बताएगा। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है कि आप किस पर्पज के लिए लैंड परचेज करना है, उसके आधार पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, उसके आधार पे डीएलसी रेट नहीं रहेगी। डीएलसी रेट किस आधार पे रहेगी कि भाई आपकी एग्जिस्टिंग लैंड, यदि आप कॉमर्शियल लैंड परचेज करें तो कॉमर्शियल डीएलसी रहेगी। सब रजिस्ट्रार मना करता है, लेकिन आपके पास रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब क्लियर होने चाहिए। आप देखिए, मैंने सब रजिस्ट्रार ऑफिस की भीड़, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है और आप चाहते हो कि यहाँ पे जो बंदा है वो आपको गाइड कर दे, वो पॉसिबल ही नहीं है। सब रजिस्ट्रार आपको मना करेगा, आपको अपनी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। पीएससी रेट का मेरा अलग से अपन डिस्कस करेंगे। पीएससी रेट में मतलब बहुत जबरदस्त, मतलब आप देखेंगे डिफरेंस आता है। अभी रिसेंटली मैं बताऊं, मेरे एक इनका जैसलमेर के अंदर लैंड थी, और वो हमारे पास आए कि साहब ये डीएलसी 22 करोड़ रुपए की इसकी डीएलसी है और हमें इसको सेल करना है, लेकिन जो बायर पार्टी है वो उसको हेलो 2 करोड़ रुपए में परचेज करेंगे। सर, सारा इसमें जो मतलब की बात है तो वो तो आती नहीं है, आवाज नहीं आती, वहां तो रुक जाती है आपकी आवाज। अच्छा, तो आप बताइए सर, एक सेकंड, कहाँ से मैं इसको बुलाऊं सर? जब आपने ये बोला ना कि आपको डिनाई करेगा, आपको जिस पर्पज हाँ, से ले रहे हो, जो तो मतलब की बात थी वो तो छूट गई, यानी क्या ऐसा क्या हो रहा है जो नहीं मतलब की नहीं, बात डिनाई, निगेटिव वाली देखिए बात आती डिनाई, है। डिनाई इसलिए करेगा, सब रजिस्ट्रार को मालूम ही नहीं। आप देखिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इतनी भीड़ रहती है, अच्छा आप देखिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है ना, उसमें जो ऑफिसर, उसको मालूम नहीं वो कितने दिन के लिए यहाँ है, तो उसको कोई रूल्स रेगुलेशंस वगैरह की कोई जानकारी नहीं। तो ये जानकारी हमें रखनी है सर। मैंने आपको कोर्ट, हाई कोर्ट का बताया कि जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन है कि आप जिस तरह की लैंड परचेज कर रहे हो वो डीएससी लगेगी। इस आधार पर डीएससी नहीं लगेगी कि भाई फ्यूचर में क्या यूज करेंगे। भाई फ्यूचर में तो हम इसमें होटल बनाएंगे, तो ऐसा थोड़ा कि हमारे होटल की डीएससी लग जाएगी। फ्यूचर में हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडस्ट्रीज की डीएससी नहीं लगेगी। तो आपको सब रजिस्ट्रार को कन्वे करना है कि भैया जो डीएलसी रेट है, जिस तरह की लैंड हम परचेज कर रहे हैं वही डीएलसी रेट इसके अंदर लगेगी। तो नेचर ऑफ लैंड पे डिपेंड करेगा ना विष्णु जी, नेचर ऑफ लैंड, व्हाट काइंड नेचर ऑफ ऑफ लैंड लैंड इज। आप, हाँ, लेकिन क्या करते हैं सर, सब रजिस्ट्रार मना कर देता है। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, सब रजिस्ट्रार कहता है अच्छा जी होटल बनाओगे आप, कॉमर्शियल रेट लगेगी। अच्छा जी इंडस्ट्री लगाओगे, एग्रीकल्चर में 3 टाइम्स लगेगी। अब आपको डिनाई करना है सर, मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा लेकिन आज नहीं लगा रहा हूँ, आज मैं एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहा हूँ, तो जिस तरह की लैंड में परचेज करूंगा वो ही डीएलसी रेट लगेगी। ये आपको सब रजिस्ट्रार को करने की, और तो अपना सर क्या फिर है वो। उसको, तो सर उसको फिर कन्वर्शन भी करवाना पड़ेगा, तो कन्वर्शन पे भी छूट मिलेगी क्या? कन्वर्जन पे 100% छूट है सर, कन्वर्जन पे 100% छूट है, ओके सर। कन्वर्जन पे 100% छूट। अच्छा, बहुत से जनों को रहते हैं कि सब ये जो हम लीज पे ले रहे हैं प्रॉपर्टी, तो उस पर नहीं मिलेगी। आप लीज कर रहे हैं, आप चाहे अपने ऑन प्रॉपर्टी पे करो, आप लीज पे लेके करो, तो भी आपके सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको स्टैम्प ड्यूटी की छूट भी मिलेगी इसके अंदर, और यदि आप अपने नाम से कन्वर्ट कराते हैं तो आपको कन्वर्जन चार्जेस की छूट मिलेगी। जब लीज लीज पे हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें भी लीज अमाउंट बहुत बड़ा बनता है, तो उस लीज अमाउंट पे भी आपको स्टैम्प ड्यूटी की छूट है। और ये 99% जो बिजनेस करते हैं उसको मालूम नहीं रहता है कि साहब हम प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे हैं तो उसमें हमें ये छूट मिलेगी। ठीक है सर। और बाकी अपना अभी जो डीएलसी रेट का है ना, वो अपन आगे पूरा चैप्टर में तैयार किया है। उसके अंदर इतना है सर कि आप देखिए 22 करोड़ की रजिस्ट्री वो हमने 2 करोड़ रुपए में कराई, उसमें कुछ भी नहीं था, सारे रूल्स रेगुलेशंस वो थे, हमने उनको बताया और तुरंत रजिस्ट्री हो गई। तो जिस तरह के एक्चुअल में क्या सर, अमेंडमेंट खूब सारे आए हैं। यदि हमारे पास अमेंडमेंट होंगे और कोर्ट के रूल्स होंगे तो फिर हम क्लाइंट्स को फायदा देंगे। सर लीज पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो फ्री होगी ना? हाँ, उसमें छूट मिलेगी आपको। उसमें ठीक जो है सर। अपने तो रिट्स के फिर अंदर
छूट स्टेम ड्यूटी की छूट मिलती है उसके अंदर मिलेगी सर, फीस वाली प्रॉब्लम। नई यूनिट्स तो मिलेगी या पुराने को मिल जाएगी? कोई सी मिले सर, पुरानी यूनिट बंद है, परचेज कर रहे या हैं कोई तो कोई हमारे लिए एग्जिस्टिंग नहीं है मान सर। लो, आज कोई यूनिट बंद हो गई, हम उसको लीज पे ले रहे हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, हम उसमें रन करेंगे तो हमें मिलेगी छूट सर। या एग्जिस्टिंग काम कर रहा हो और नई जगह शिफ्ट हो रहा हो तो भी मिल जाएगी? हाँ, जो एग्जिस्टिंग कोई यूनिट है और वो हम उसको परचेज कर रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, तो आपको छूट मिलेगी सर। हमारे लिए नया बिजनेस लीज है। लीज का मतलब क्या हुआ सर? रेंट भी आ गया कि रेंट इसके पे अंदर रेंट लैंड पे है? रेंट पे रेंट पे। लीज का मतलब ही रेंट रेंट है सर। में अपन एग्रीमेंट रजिस्टर करा रहे हैं, उस पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उस पे मिल जाएगी छूट? हाँ, और वो भी सर खूब लगती है। आप कई हाँ जगह लगती है वो तो। अभी रिसेंटली हमने कराई, उसमें 10 लाख रुपए स्टेम ड्यूटी थी सर। मेरा इनका कहने का मतलब ये है कि रेंट पे भी छूट मिलेगी और स्टैम्प ड्यूटी पे भी छूट मिलेगी क्या? नहीं नहीं, स्टेम ड्यूटी नहीं पे, नहीं, रेंट पे नहीं। ओके सर। स्टेम ड्यूटी पे छूट मिलेगी सर। ओके। ठीक है सर। अब देखिए सर, अब हमने सारा स्कीम समझ लिया, एमएसएमई को समझ लिया, रिप्स की हमने बहुत बड़ी पॉलिसी समझ ली। अब स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट करने के लिए जो भी हमारे पास क्लाइंट है, देखिए आप, क्लाइंट हमारे पास कब आता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब वो अपना सब कुछ रह जाता है, लास्ट में हमसे इनकम टैक्स रिटर्न बाहर निकले आता है, तो हमें उस समय नहीं देना। फर्स्ट स्टार्ट करते ही जैसे हमारे पास क्लाइंट आता है तो उसको कहो कि भाई हम आपका इसमें ड्यू डिलीजेंस करेंगे। इसमें वो ड्यू डिलीजेंस में क्या करेंगे? ड्यू डिलीजेंस में जो भी आप लैंड परचेज कर रहे हो, हम उसका चेन डॉक्यूमेंट चेक करेंगे सर, वेरिफिकेशन करेंगे, तहसील में जाके, रेवेन्यू अथॉरिटी, सब रजिस्टर ऑफिस में जाके हम चेक करेंगे सर। हम चेक करेंगे कि कोई कोर्ट केस तो पेंडिंग नहीं है। हम चेक करेंगे कि आपकी जो लैंड आप परचेज कर रहे हो वो नदी नाला तालाब में तो नहीं है, वनभूमि में तो नहीं है, मास्टर प्लान में उसका क्या यूज है, उसको हम उसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम कॉपी लेंगे, हम एक पब्लिक नोटिस तैयार करेंगे हिंदी और पेपर में देंगे कि भाई किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि आप करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ड्यू डिलिजेंस कोई भी बहुत जरूरी है। आज जितनी कंपनी राजस्थान में आ रही है वो सबसे पहला अपना ड्यू डिलिजेंस कराती है कि भैया, अच्छा अब एक चीज और नहीं हो गई, कोई भी व्यक्ति अपनी लैंड बेच रहा है, अभी रिसेंटली मेरे पास केस आया, एक कोई बंदा अपनी किसी कंपनी को लैंड देना चाह रहा था, तो कंपनी वाले ने कहा कि ये तो आप अपनी रिपोर्ट तैयार करा के लाओ, आपकी लैंड क्या है, किस चीज में काम में आएगी, क्या नहीं आएगी। तो हम उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके दे रहे हैं। यदि किसी को अपनी लैंड पे ज्वाइंट वेंचर करना है, प्रोजेक्ट लाना है, कोई परचेज कर रहा है, तो ये सबसे पहले, क्योंकि करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है सर, बिना सोचे समझे तो नहीं कर देगा। 80% जो लैंड परचेज करते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाती, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे क्लाइंट है बिना सोचे समय एडवांस दे देते हैं, फिर बाद में जब मालूम करते हैं कि सभी तो इकोलॉजिकल जोन है, इको सेंसिटिव जोन है, तो उनका एडवांस दिया हुआ भी खत्म हो जाता है और वो उनका प्रोजेक्ट भी नहीं चलता। तो हमारे क्लाइंट को कहेंगे कि भैया ये बहुत ऑप्शनल है और ये हम बर्बाद नहीं दे सकते, हमारी पूरी टीम है। अब हमें सी इंस्टीट्यूट ने भी अलाउ कर दिया है कि भाई आप आर्किटेक्ट से, एडवोकेट से, सबसे पार्टनरशिप कर सकते हो। हमारी पूरी टीम है, वो हम सारे मिलके हम पहले आपकी लैंड का देखेंगे, कोर्ट केस देखेंगे, सब रजिस्ट्रार में देखेंगे, केस रेट देखेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उसमें क्या आपको इंसेंटिव मिलेगी, फिर हम आपको एक पूरी रिपोर्ट बना के देंगे। उसके बाद में आपको डिसीजन लेना, चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये जो रिपोर्ट बनाने का है, इसका आपको अपने क्लाइंट से मिनिमम मिनिमम 50,000 रुपीज चार्ज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 8 से 10 दिन का टाइम भी लगता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी क्लाइंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ड्यू डिलिजेंस कराए। और जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट में हम उसको ये कहेंगे कि भैया पहले हम चेक करके, प्रोजेक्ट की बात बाद में है, प्रोजेक्ट में हम आपके सारे काम कराएंगे, लैंड स्टेबिलिटी की छूट दिलाएंगे, वो सब पहले तो आप जो लैंड परचेज करना चाह रहे हो उसमें आप इसके लिए कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ड्यू डिलिजेंस कराना बहुत जरूरी है। तो उससे जो है ये हमें बहुत अच्छा स्कोप है, इंडिपेंडेंट स्कोप है, इनिशियल स्टेज पे अपने क्लाइंट को एंगेज करने का, ये बहुत अच्छी है।
अब देखिए सर, अब ये जो ड्यू डिलिजेंस कौन करेगा? ड्यू डिलिजेंस हम सब एक साथ एक टीम के रूप में करेंगे। जो हमारे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं वो इसकी रिपोर्ट देंगे, दूसरे जने जो रिस्क है वो अलग देंगे, जो वहाँ आर्किटेक्ट है उससे अलग रिपोर्ट लेंगे। तो ये सब जने मिलकर, जो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है उसको रिपोर्ट देंगे, तो हम अकेले नहीं दे सकते। तो मैं कह रहा था कि हमें आपस में नेटवर्किंग करके, आपस में मिलके ये पूरी रिपोर्ट बनानी। इसलिए मैंने ये मीटिंग दिखा दिया था कि हम ज्वाइंट रूप से काम करके अपने क्लाइंट को ये सारी चीज दे सकते हैं, और हम फिक्स कर सकते हैं कि सब डेढ़ का ये जो वर्क कर रहे हैं सब रजिस्ट्रार से रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी से ला रहे हैं, और फिर आपके ऑफिस से सारी चीज रिपोर्ट बन के चली जाएगी क्लाइंट को, तो क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा। अलग अलग जैसे उसके अंदर रिपोर्ट रहेगी तो इसके अंदर है, तो ये कैसे ज्वाइंट काम है मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए सर, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आता है कि लैंड सेलेक्ट करने। हमने जब हमने उनको बता दिया कि आप जो लैंड कर रहे हैं, लैंड आपकी हमने ड्यू डिलिजेंस कर लिया और आपकी वो लैंड सही है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि लैंड सेलेक्ट करने से आपके पास तीन ऑप्शन है कि आप रूरल में लैंड ले, अर्बन में ले, या डिको की लैंड ले। जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो सारे सेम है। आप देखेंगे इंटरेस्ट, वो स्टैम्प ड्यूटी का एग्जाम्पशन है, कन्वर्जन चार्जेस का है, वो सब सभी में सेम है। लैंड की जो कन्वर्जन चार्जेस सेम है, लेकिन आप देखेंगे रिको की जो है उसमें कोई कन्वर्ट नहीं कराना पड़ता। रूरल में यदि लैंड लेते हैं तो कन्वर्जन चार्जेस एकदम 100%, अर्बन में लेते हैं तो थोड़े बहुत हमें लीज मनी, बीएचयू के चार्जेस ये देने पड़ते हैं। लैंड की कॉस्ट, मेरा ये मानना है कि लैंड की प्रोजेक्ट का 10 से 15, ज्यादा से ज्यादा 20% होनी चाहिए। यदि आप रिको का प्लॉट लेते हैं तो लैंड की कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे भी आप रूरल कॉस्ट काफी कम है उसको में, यदि हम 100 रुपीज की लैंड ले रहे हैं तो अभी यदि आप रूरल में लेंगे, अर्बन में लेंगे, तो मात्र आप 10 रुपए में ले सकते हैं। बाकी कन्वर्जन चार्जेस वगैरह वो सारे एकदम। आप यदि रिको की या प्राइवेट डेवलपर की लैंड लेते हैं तो आपको हर साल चार्जेस पे करना पड़ता है। जिसके बार आपने लैंड परचेज कर ली, कन्वर्ट करा लिया, तो आपको एनुअली कोई चार्जेस पे नहीं। लोने भी तीना रहता है, परमिशन सब में मिल जाती है, चॉइस है। आप देखिए रिको में बहुत रेस्ट्रिक्शन रहता है, आपको पर्टिकुलर वही प्लॉट लेना पड़ता है, पूरी जगह लेनी पड़ती है। अर्बन में आपको चॉइस मिल जाती है कि आप कहाँ ले सकते हैं। आप चाहे तो हाईवे पे ले सकते हैं, जहाँ अगर डेवलपमेंट हुआ है वहां ले सकते हैं, किसी भी जगह आप लैंड ले सकते हैं। कोई समय बतानी है कि आपको कहाँ लेना है। हाँ देखिए, मेरा भी क्लाइंट आया था, हमने उनका ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट जारी करी थी। उसके बाद में उन्होंने जो लैंड ले रहे थे वो ले रहे थे अर्बन एरिया में। मैंने कहा कि साहब आप जो जमीन ले रहे हैं उससे आप 1 किलोमीटर आगे ले लीजिए। अभी आप यहाँ चार्जेस जमा कराने, कम से कम आपके ऑफिशियली चार्जेस जमा होंगे 50 लाख, और जस्ट 1 किलोमीटर बाद में आपके चार्जेस जमा होंगे 0, क्योंकि वो रूरल में है। रूरल में कन्वर्जन चार्जेस पूरा एकदम 100%। अर्बन में हमें क्या लीज मनी, बीएससी चार्जेस कई तरह के देने पड़ते हैं। सेकंड, कन्वर्जन कराना भी बहुत ईजी है। उन्होंने 1 किलोमीटर आगे जमीन ली और उनका कन्वर्जन चार्जेस पूरा 0 रहा। तो ये हमें अपने क्लाइंट को लैंड सेलेक्ट करते समय हमें उनको गाइड करना है। कंस्ट्रक्शन के सर है। हाँ सर। सर सर, आवाज क्लियर नहीं आई, वापस करेंगे अच्छा, प्लीज, रिपीट मैं प्लीज। कहा सर, लैंड कन्वर्ट कराते समय हमें अपने क्लाइंट को पूरा गाइड करना है कि सर हाँ लैंड ले रहा है, अर्बन में ले रहा है, रूरल में ले रहा है। यदि रूरल में लैंड है तो उसमें कन्वर्जन चार्जेस एकदम लगता है, क्योंकि रूरल की जो लैंड होती है ना उसमें लीज डेट जारी नहीं होती, तो उसमें लीज अमाउंट भी नहीं लगती। अर्बन के अंदर लीज में नहीं लगती है, बीएचयू पे चार्जेस लगते हैं, कई तरह के चार्जेस लगते हैं। हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप रिको का प्लॉट लो। यदि आपकी छोटी इंडस्ट्रीज है, 500 गज का चाहिए, 1000 गज का चाहिए, आप रिको का ले सकते हो। बड़ी इंडस्ट्री लगानी है आपको तो आप तब रूरल में जमीन लेनी चाहिए, जिसमें लैंड की कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15% से 20% से ज्यादा नहीं। के बाद में कन्वर्जन अथॉरिटी है, हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए 50,000 मीटर तक की पावर एसडीएम को देंगे। तो अब क्या कन्वर्जन बहुत इजी हो गया है सर। तो देखिए सर, लैंड हमने रिपोर्ट दे दी, हमने इसको लैंड भी परचेज कर लिया, लैंड भी परचेज कर लिया। अब हम बात करते हैं कि क्लाइंट कहता है कि साहब मुझे तो इमिडिएटली काम स्टार्ट करना है, का वेट नहीं करना है। तो हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि आप इमिडिएटली काम शुरू कर सकते हो। आपने लैंड परचेज कर ली, वेरी गुड। आपको कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्डिंग प्लान की जरूरत नहीं है। आप इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराइए और इमिडिएटली अपना काम शुरू कर दीजिए। 5 साल का टाइम पीरियड है, 5 साल के टाइम पीरियड में आप उसको कन्वर्ट करा, ये ऐसा
एक ऐसा रूल्स है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 100 से ज्यादा इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया। उसके बाद में क्लाइंट के पास नोटिस भी पहुंच गए, उन सब नोटिस को हमने एकदम, ये देखिए, ये जो स्कीम है पूरे राजस्थान पे लागू होती है, जैसे अर्बन हो रूरल हो सब लागू होती है। किस पे लागू होती है ये? एमएसएमई। कब से लागू होगी ये? 4 मार्च 2019 और उसके बाद में, जिसका भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन उसके बाद में शुरू हो रहा है उस पर लागू होगी। अब देखिए इसमें एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है? एमएसएमई की डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली डेफिनेशन है। यानी 50 लाख रुपए तक का प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर, वो इसके अंदर इंक्लूडिंग। तो लगभग लगभग आप देखिए 95% इंडस्ट्री इसके अंदर आ गई। अब इस एक्ट में क्या है? आपको किसी भी तरह की एनी परमिशन, नो ऑब्जेक्शन, क्लियरेंस, कंसर्न, अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इमीडिएटली अपना काम शुरू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं। 5 साल तक आपके यहाँ गवर्नमेंट की इस चीज के लिए नहीं आएगी कि साहब विदाउट परमिशन क्या करें। देखिए अब जब आप कन्वर्जन कराने जा रहे हैं, 5 साल के अंदर अपन को कन्वर्जन तो करानी ही है, फाइल लगाएंगी, इस बीच में आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, आप बिजनेस, कन्वर्जन अथॉरिटी कहेगी साहब आपकी तो बिल्डिंग बनी हुई है, हम आपका इसमें चार्जेज लगाएंगे, आपने बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो हम कहेंगे साहब बिना परमिशन नहीं किया है, हमने इस पॉलिसी में किया है, तो कोई चार्जेज नहीं लगेगा। ये गोल्ड पॉलिसी है सर, ने काफी क्लाइंट को बहुत फायदा पहुंचाया है। इसके अंदर आपको किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, कंसर्न की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और बैंक बैंक इस सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि बैंक इंस्टीट्यूट भी इसको एज ए वैलिड कन्वर्जन ट्रीट करेंगे सर। अब ये अलग बात है, बैंक आपको फाइनेंस नहीं देता है, उसकी अपनी पॉलिसी रहती है, हो सकता है कि आपसे और कोई दूसरी प्रॉपर्टी वो रखवाए सर उसको, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल बी ट्रीटेड इज ए वैलिड कन्वर्जन, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड कर सकते हो, तो इसमें क्लियर है, इन्होंने रूल्स बनाए हैं। अब फिर बाद में प्रॉब्लम है कि लोन सर आवाज लोन ब्रेक हो रही है, आवाज बाद में ब्रेक। प्रॉब्लम आई सर लोन की, तो लोन आपको किसी भी तरह की लोन की इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ट्रीट करेंगे। से एक्ट लागू होते हैं सर, राजस्थान लैंड एवेन्यू एक्ट, राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट, इसमें आपका एडीए, एडीए, यूआईटी, नगर पालिका सब आ गए, ग्रामदान एक्ट, जयपुर जोधपुर अजमेर अथॉरिटी एक्ट, पंचायत राज, म्यूनिसिपैलिटी, सारे इसके अंदर इंक्लूडिंग है। तो ये जो पॉलिसी है जो हमारा क्लाइंट, उसको हम कह सकते हैं कि ये काम शुरू कर दिए, 5 साल का टाइम पीरियड है। मैंने 100 से ज्यादा इसके अंदर नोटिस आए सर, नोटिस आए हैं काफी, मेरे पास सारे नोटिस को हमने सॉर्ट आउट कराया है। मतलब एक तो बहुत बड़ा वाटर पार्क है अलवर के अंदर, हमने उनको कहा कि आप काम शुरू करा दीजिए, उन्होंने काम शुरू करा दिया, रन भी कर दिया, पड़ोसी ने शिकायत कर दी सीएमओ के अंदर। कंप्लीट है भाई साहब, आपको कंप्लीट बना कर देंगे। तो आपका एक आप देख सकते हैं, अगर इसमें से कोई बच गया मटेरियल तो वो बच गया, तो जैसे कोई कपड़ा बच गया, फोन बच गई, वो आपके दो मुद्दे वगैरह बना रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत बचेगा तो और वो इनके ऊपर थोड़ी सीट सीट लगनी है बस। हाँ, उसकी जो अच्छे हैं दो, तो पीछे का है उस मुद्दे का। वो मुद्दे की बता रहा हूँ, वो तो खाली वो सही इस टाइप की है, उसमें वाली सीट सीट लगेगी वो उसके बाद। लगेगी, हाँ हाँ हाँ, तो फिर तो सर अच्छा, वही, ये सर आप बोले, विष्णु जी अनम्यूट करिए, विष्णु जी अनम्यूट करिए अपने आप को। सर कर लिया सर। यस सर। अब हम बात करते हैं सर, देखिए ये इसमें हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, हमने अपना काम शुरू कर दिया। अब उसके बाद में क्लाइंट सब ठीक है, लैंड दिला दी, लैंड दिलाने के बाद परमिशन दिला दी, परमिशन भी नहीं मिली, हमने अपना काम शुरू कर दिया। बैंक से लोन लेता है तो हम इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए इस स्कीम में जा सकते हैं। इस स्कीम के अंदर आज की डेट में फंड नहीं है, आगे आने वाली में तो उसके अंदर वो डिपेंड करेगा। इसके स्कीम का मैं आपको बता देता हूँ, 17 दिसंबर 2019 से शुरू हुई थी, अभी ये लागू है, लेकिन इस स्कीम में फंड नहीं है। 25 लाख रुपए तक 8% सब्सिडी है, उसके बाद में 6% है, उसके बाद में 5% है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग सबके लिए लागू है।
ट्रेडिंग के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए 1 करोड़ रुपए तक की लिमिटेशन है, लेकिन आज की डेट में इस स्कीम में फंड नहीं है। अब आगे क्या रहता है गवर्नमेंट का, वो इस पर डिपेंड करेगा। तो इसकी जगह हम दूसरी स्कीम में जा सकते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए। हम बात करते हैं सर राजस्थान एग्रो पॉलिसी की। ये जो पॉलिसी है सर, देखिए बस ऑप्शन है, यदि कोई एग्रो बिजनेस के अंदर है तो वो रिस्क के अंदर भी जा सकता है, रिस्क के अंदर इसके अंदर भी जा सकता है। अब इसके अंदर कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी दोनों, रिस्क के अंदर दोनों नहीं मिल रही थी। इस पॉलिसी के अंदर कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी दोनों हमारे पास अवेलेबल है। एक छोटा सा वीडियो में आपको दिखा देता हूँ सर। एग्रीकल्चर का राजस्थान में बहुत आगे आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर का काफी स्कोप बढ़ रहा है। तो एक छोटा सा वीडियो में आपको दिखाता हूँ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी इसमें आ जाएगी क्या? एक से अब देखिए सर, इतना एग्रीकल्चर का इतना जबरदस्त डेवलपमेंट, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी है। इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर कवर होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट हो रहा है इसके अंदर इंक्लूडिंग है। एग्रीकल्चर नहीं है इसके अंदर, एग्रीकल्चर के लिए फिर दूसरी स्कीम है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की, वो अलग की है। इसमें तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो रहा है उसको प्रोसेस करने पे ये छूट मिलेगी। स्पाइस प्रोसेसिंग की है, ऑयल सीड प्रोडक्शन है, राइस एंड फ्लोर मिल है, पल्सेज है, हर्बल मेडिसिन, हनी प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड। एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कलेक्शन, एग्रीकेशन सेंटर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड इंग्रेडिएंट, कोल्ड चेन, पैक हाउस, एग्रो प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें। अब देखिए, अब हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको हम इस पॉलिसी में जाएंगे, रिप्स के अंदर जाएंगे, एमएसएमई के अंदर जाएंगे, तब हमें इसको डिसाइड करना है। अब इसके अंदर जो भी सब्सिडी है सर, फार्मर्स है, फार्मर्स की डेफिनेशन इसमें अलग है। फार्मर्स की डेफिनेशन वो है कि आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स है उसमें मैक्सिमम इनकम फार्मर्स की होनी चाहिए, तो अपन फार्मर्स कैटेगरी में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और से जने का लैंड परचेज कर लेता है वो कहते हैं साहब फार्मर्स है। लैंड परचेज करने से इस स्कीम में फार्मर्स नहीं बनेंगे, ऐसे फार्मर्स बन जाएंगे। इस स्कीम के लिए आपके इनकम टैक्स के रिटर्न में मैक्सिमम इनकम एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, तो या फार्मर्स की रहेंगे। अदर देन फार्मर्स है, उनको 25% के हिसाब से सब्सिडी और मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए की है। और इसके अंदर कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी की 5% इंटरेस्ट सब्सिडी है, और उसमें जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए तक की है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। और एग्रो प्रोसेसिंग के लिए है वो 50, मतलब आप वेयर हाउस बनाते हैं, कोल्ड चेन बनाते हैं, तो उसमें 1 करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इस स्कीम के अंदर फायदा है, इसमें आप कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी दोनों ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में स्कीम आई है जो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स है, और राजस्थान में क्या टूरिज्म का काफी बड़ा स्कोप हो रहा है। अब एक नई पॉलिसी आई है सर, अब बनेंगे खेतों में होटल। खेतों के अंदर आप होटल बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम की। इस स्कीम के अंदर हम अपने लैंड है, गांव में लैंड है, सिटी में लैंड है, बड़ी लैंड है, विदाउट कन्वर्जन, विदाउट बिल्डिंग प्लान, आप उसके अंदर होटल बना सकते हैं, रन कर सकते हैं, और इसमें एडिशनल इनकम आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम है सर। इसके है, ये रूरल टूरिज्म स्कीम कहाँ होगी? आउटसाइड द म्युनिसिपल एरिया, ये हमें ध्यान रखना है। अर्बन के लिए अलग स्कीम है, वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी लैंड म्युनिसिपल एरिया से बाहर होनी चाहिए। यहाँ पे ग्राम पंचायत फंक्शन कर रही है तो वहां ये स्कीम करेगी। चार एग्रो टूरिज्म, पेंगेस्ट, कैंपिंग साइट और कैराबिन, 6 चीज है इसके अंदर। तो इसमें से कोई भी एक हम स्कीम के अंदर हम एग्रो टूरिज्म में जाते हैं। लैंड की रिक्वायरमेंट है 2000 स्क्वायर मीटर, और मैक्सिमम है 2 हेक्टर, यानी 20,000 स्क्वायर मीटर लैंड आपके पास होनी चाहिए। कैंपिंग साइट के लिए मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर और मैक्सिमम 1 हेक्टर।
अब देखिए रूरल गेस्ट हाउस है, उसके लिए कोई मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट। रूरल एरिया में सबसे मजेदार चीज है कि यदि आपकी लैंड 15 फीट रोड पे भी है तो आपको परमिशन मिल जाएगी। अभी बहुत सारे व्यक्ति के पास लैंड होती है लेकिन वहाँ रोड की अप्रोच नहीं होती है, तो उसके अंदर यदि आपके पास मौके पे बनी हुई है या रिकॉर्डेड है तो भी इसके अंदर आपको परमिशन मिल जाएगी। बड़ी रोड की इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। आज हम कोई भी लैंड परचेज कन्वर्ट कराते हैं तो मिनिमम लैंड की रिक्वायरमेंट होती है 30 फुट, रूरल के अंदर, अर्बन के अंदर होती है 60 फीट। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर 15 फीट रोड पे ही आपको इन्होंने परमिशन दी है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज रिकॉर्डेड भी नहीं है, मौके पे बनी हुई है तो भी आपको परमिशन मिल जाएगी। टूरिज्म यूनिट में आपको लैंड कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग प्लान की जरूरत नहीं है, आपको पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, जेडीए, नगर निगम कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको क्या चाहिए? फुल लाइसेंस चाहिए। अब इसमें देखिए इंसेंटिव क्या क्या है। 100% आप रूरल टूरिज्म के लिए लैंड परचेज करते हैं तो 100% स्टैंप ड्यूटी की छूट मिलेगी। उसके बाद में जो एसजीएसटी हम डिपोजिट करेंगे वो 10 साल तक 100%। पहली स्कीम ऐसी है जिसमें 10 साल तक 100%, क्योंकि जितने भी स्कीम है उसमें 75% मिलता है, इस स्कीम के अंदर 100% आप 10 साल तक रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप एमएलईपी स्कीम 8% की जगह 9% तक 30 लाख रुपए तक के लोन पे आपको दे सकती है। आपको लैंड कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग प्लान की जरूरत नहीं है। आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, वहां पे आपका प्रोजेक्ट टेम्पररी अप्रूवल कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप अपने मैप के अकॉर्डिंगली बनाने के बाद में आपका फाइनल अप्रूवल होगा, फिर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि आप 10% के अंदर ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हाइट जो आपको अलाउ होती है, हाइट अलाउ होती है इसके अंदर 30 फुट, लेकिन ग्राउंड प्लस बनी आप इसमें अलाउ। लेकिन आप जो टोटल कंस्ट्रक्शन है वो 10% में रहता है, 90% खाली रहता है। तो आप देखिए यदि आपके पास 20,000 स्क्वायर मीटर जमीन है तो आप 2,000 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई चार्जेस आप नहीं करना, होटल बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। 90% एरिया खाली रहेगा। इसके अंदर आपको रिसेप्शन हो सकता है, आपका आर्टिस्ट हो सकती है, एग्रीकल्चर टूरिज्म हो सकता है, बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये ऐसी स्कीम है जिनके पास भी रूरल के अंदर सकते हैं। अभी राजस्थान में टूरिज्म बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है, रूम्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, वेडिंग डेस्ट उससे जने इस पॉलिसी में जा रहे हैं, लैंड कन्वर्ट भी नहीं करा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई चार्जेस पे नहीं करना है, और इसको इस स्कीम के अंदर काफी सारा बेनिफिट ले। अब हम बात करते हैं, जो भी हमारे साथी ने बात की थी डीएलसी रेट की। डीएलसी रेट का देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत जब भी हम कोई रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहां पे हमें कहते हैं साहब एग्रीकल्चर डीएलसी रेट ये है, कॉमर्शियल ये है, रेजिडेंशियल ये है, इंडस्ट्रियल ये है। 4-5 रेट उनको मालूम होती है, तो ऑपरेटर बैठा रहता है वो आपको बता देता है। जबकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 50 तरह की डीएलसी रेट गवर्नमेंट ने, वो हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि किस चीज पे क्या डीएलसी। इसके अंदर बहुत स्कोप है, यदि कोई हमारे मेंबर्स काम करना चाहे तो इस चीज के अंदर बहुत जबरदस्त स्कोप है। अलग अलग की प्रॉपर्टी के अलग अलग डीएलसी रेट होती है। किसी भी प्रॉपर्टी की डीएलसी रेट उस प्रॉपर्टी का एरिया है, उसका लैंड यूज है, उसका एक्चुअल यूज क्या है, जुरिडिक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, उस पर निर्भर करता है। मैं आप देखिए सर, मैं पूरे राजस्थान डीएलसी रेट कम करा के आता हूँ। मतलब अभी दो काम मेरे जो है ना मोस्टली चल रहे हैं। एक तो डीएलसी रेट कम कराने का, एक सेकंड गवर्नमेंट डिमांड नोट निकलती है, उसको हम 75% तक कम करा देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन अमेंडमेंट आए हैं। आप मुझे कोई सा भी डिमांड नोट बताइए, जो जेडीए का हो, नगर निगम का हो, यूडी टैक्स का हो, हम उसको करके उसके अंदर 75% तक उसको कम करा देते हैं। क्योंकि इसमें इतने सारे अमेंडमेंट है कि उन अमेंडमेंट का उनको आइडिया नहीं होता है। ऐसे डीएलसी रेट वो जैसे चाहे रेट लगा देते हैं। हम उसका स्टडी करते हैं कि प्रॉपर्टी का एरिया क्या है, लैंड क्या है, एक्चुअल यूज क्या है, फ्यूचर में क्या है, कौन सी उसमें छूट ले रहा है। किसी प्रॉपर्टी की डीएलसी इस बात पर निर्भर करती है वो किस यूज में कन्वर्ट है,
किस यूज में आ रही है, भविष्य में कोई प्रॉपर्टी किस यूज में आएगी, इसके आधार पर उसकी गणना की जाएगी। इन औद्योगिक इंस्टीट्यूशनल फार्म हाउस पर्यटन इकाई, इन सबकी डीएलसी रेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस की। एक्चुअल में क्या हुआ सर, ये डीएलसी रेट में बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, न मैंने इसको किया था, लेकिन मैं एक रजिस्ट्री कराने गया तो वहां पे 50 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगी। फिर हमने उनसे बातचीत की, बाद में उन्होंने उसको फिर 500 रुपए में रजिस्टर कर दिया। पॉसिबल मतलब पहले वो बता रहे थे कि 50 लाख रुपए आपके लग रहे हैं। मैं वहीं से गया और किशोर को डिपोजिट लेके आया, वो 2-3 दिन तक मैंने उसको पूरा पढ़ा, उसमें नोटिफिकेशन आया हुआ था 500 रुपए का सर। हम 2 महीने से परेशान हो रहे थे, कई सब कुछ किया, फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराया। जबकि इसमें रूल्स है, इसमें प्रॉपर्टी यदि सही डीएलसी रेट करके इसके अंदर ये सारी चीज हम इसके अंदर ले सकते हैं। अब इसके अंदर लैंड टैक्स का भी है और अर्बन गेस्ट हाउस पॉलिसी का भी है। तो मैं आपको हेरिटेज प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मेरा विजन क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा था, फिर अपन क्वेश्चन आंसर क्या रखेंगे। सर वीडियो में आवाज नहीं आती है। अच्छा, नहीं सर, फिर भी नहीं आ रही है आवाज वीडियो में। आप मोस्टली इस वीडियो को सीधा स्क्रीन पे ही चलाते हैं, अच्छा, अगर अच्छा, आपके पास ठीक फाइल है। हो तो पावर पॉइंट में मत चलाएं इसको। पावर पॉइंट में आवाज नहीं आती ना। चलो, मैं अभी सर हम क्वेश्चन आंसर का रखते हैं क्योंकि बहुत सारी यस पॉलिसी सर, है। यस सर, तो अभी वी आर टेकिंग क्वेश्चन। अभी हेरिटेज ऑडियंस, की है, अर्बन गेस्ट हाउस की पॉलिसी है, तो जो भी आप इसमें बारे में कहेंगे अपन उसी का बारे में डिस्कस कर लेंगे। किसी भी मेंबर्स को कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन उससे बात। काइंडली रेज योर हैंड्स। जो भी अगर हमारा क्वेश्चन है तो वो डेलीगेट्स अपना हाथ उठा लें। सर ये लिमिट जो है 50 करोड़ की है या 50 करोड़ से बिलो भी हो सकती है? किस चीज में सर लिमिट? हो जैसे अब मैं होटल इंडस्ट्री चलाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, होटल इंडस्ट्री में 50 करोड़ की लिमिट नहीं है सर। देखिए, हम्म, आप 1 करोड़ रुपए भी लगा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, 50 लाख रुपए भी लगा रहे हैं आप एलिजिबल हैं सर। होटल अब इंडस्ट्री में। हाँ, होटल इंडस्ट्री में भी देखिए सर, होटल इंडस्ट्री टूरिज्म का मतलब हो गया सर, टूरिज्म का मतलब होटल नहीं है। टूरिज्म का मतलब होटल, मोटल, रिसोर्ट, कैंपिंग साइट, कैरावैन पार्क, स्पा, ये गेस्ट सारे इसमें आ गए। हाउसेस। अब गेस्ट तब हाउस, अब आप देखिए, यदि आप होटल में जाते हैं तो उसमें 2 करोड़ रुपए का है कि आपके 2 करोड़ रुपए होना चाहिए और 20 रूम्स होने चाहिए। लेकिन आप रिजोर्ट में जाते हैं, रिजोर्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी रूम हो सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी हो सकता है। अब होटल के अंदर यदि आप होटल बना सकते हैं, यदि आप टूरिज्म में आपका मिनिमम 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। ये होटल इन सेक्टर में मतलब क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा हूँ। आप होटल्स बताइए जो ना। जनरली रूम्स वगैरह बनाते हैं हाँ वगैरह जी, स्टे के लिए बनाते हैं हाँ और जी। फूड्स के लिए बनाते हैं, उसके लिए अप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं, एप्लीकेबल है ना सर। होटल आप देखिए, यदि आप 5 रूम चाहिए तो पेइंग गेस्ट के लिए ले सकते हैं। आपके पास 20 रूम्स तक है तो अर्बन गेस्ट हाउस में ले सकते हैं। उसके बाद में उससे ज्यादा है तो आप रिजोर्ट में जा सकते हैं। वो बहुत सारे ऑप्शन है सर इसके अंदर, चीज कवर है। आपके पास 2 रूम भी है, वो भी कवर है। अभी हमने आज ही रजिस्ट्रेशन कराया सर, 2 रूम ही थे उनके पास, तो पेइंग गेस्ट में हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया सर। और अभी रिसेंटली तो क्या है सर कि जिसके पास 5 रूम है, 10 रूम है, वो प्रॉपर्टी खूब चल रही है सर। वीकेंड के अंदर पूरी की पूरी वो उसको एयरबीएनबी को देते हैं और बहुत सारे स्टार्टअप को उनको देते हैं सर। तो अभी ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आ रही है सर, 4 रूम, 5 रूम की, 10 रूम की बहुत प्रॉपर्टी आ रही है, रन कर रही है। वो सब इसमें ठीक है, कवर है। ओके सर। विष्णु जी, एक क्वेश्चन है कि जो लोन लेते हैं जिसमें सब्सिडी मिलेगी वो पीएसयू बैंक से होने चाहिए या कोई प्राइवेट बैंक में? नहीं नहीं सर, प्राइवेट बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है,
शेड्यूल बैंक होना चाहिए, ये कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है क्या? कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है सर, उन्होंने फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए बोला है सर, कोऑपरेटिव सभी हो सकते हैं सर। ओके। और सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यही है, लो लिमिट हो सकती है, कोई इश्यूज नहीं? हाँ हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर देखिए, अपन उसके अंदर जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन यदि आपका उससे कम हो तो एमएसएमई में कवर है। एमएसएमई में अपन 50 लाख से लेके कितनी भी कोई भी लिमिट है उस पर कवर कर ओके सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी? सकते हैं। सर बताइए। जिस एंटिटी या जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर एक बार रिप्स का बेनिफिट लिया जा चुका है, हाँ जी, हाँ जी, 7 साल पूरा उसने वेल कर लिया और वो हाँ। प्रॉपर्टी बिक जाती है, नया उसके हाँ अंदर जी। बायर आता है, तो क्या वो सेम प्रॉपर्टी के लिए दोबारा रिप्स के लिए जा सकता है सर? 100% ही इज एलिजिबल सर। जो व्यक्ति नया खरीद रहा है उसके लिए नया प्रोजेक्ट है, नया इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, उसको छूट मिलेगी सर। गवर्नमेंट उसको ये बोलती है कि साहब ये प्रॉपर्टी ये इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है स्टेट में। नहीं, आ चुका है, वो उसके लिए था। हम तो ला रहे हैं सर, जिस पर्पज के लिए उसको दिया था उसने यूज कर लिया, अब हम ला रहे हैं तो हमें छूट मिलनी चाहिए सर, उसने हमारे लिए तो पूरी नया छूट ले प्रोजेक्ट। ली, उसने आपको बेच दिया, अब आप दोबारा रिप्स लेकर के आ रहे हो, तो स्टेट में तो कोई नया इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं सर। नहीं नहीं, आया ना सर, देखिए हम उसमें क्या करते हैं, हम उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी दिखाना होगा सर कि हम इसको परचेज कर रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और आप एलिजिबल है सर उसके लिए। लेकिन न्यू इन्वेस्टमेंट की बात की गई है सर स्कीम के अंदर, तो न्यू। सर देखिए, जो स्कीम है ना सर, इस स्कीम के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है, और इस रिप्स स्कीम के अंदर 200 से ज्यादा मिलते। आप देखिए इसमें किसी भी चीज की डेफिनेशन, न्यू की डेफिनेशन भी नहीं है। अब न्यू तो मैं, मेरे लिए सर, मैं कोई प्रॉपर्टी परचेज करूँ जी तो वो इसको मिलेगी सर, और अभी नई गवर्नमेंट आ रही है, इसमें अमेंडमेंट भी आ जाएगा। हमने इसको सीएए के थ्रू दे रखा है सर, इसमें अमेंडमेंट आएगा। थैंक यू सर। पॉलिसी नहीं आएगी सर, पॉलिसी नहीं आएगी इसमें, इसमें डेफिनेशन आप देखिए, इसमें टूरिज्म, होटल एंड टूरिज्म लिखा हुआ है केवल, इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है सर। हमने कहा कि सर टूरिज्म की हमने क्या किया सर, फिर टूरिज्म की डेफिनेशन हमने टूरिज्म यूनिट पॉलिसी उससे पकड़ ली, उसमें सारा होटल मोटल रिसोर्ट रेस्टोरेंट सारे शामिल है। अब वो कहते हैं कि साहब आपने वहां से क्यों पकड़ ली, मैंने कहा सर कहीं ना कहीं से तो लेंगे ना, कहीं एक जगह डेफिनेशन नहीं है। तो वो कहने लगे कि साहब विष्णु बोल कहेगा वो होगा, सर मैं नहीं कह रहा है कि या तो आप इसमें डेफिनेशन हो, डेफिनेशन नहीं हो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की दूसरी से लेंगे। अब इसमें न्यू की इन्होंने कोई डेफिनेशन दी नहीं, तो हम कैसे मानेंगे? मैं आज कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए तो न्यू है। हेलो आरसी यादव साहब। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते जी। सर मैं ये पूछना चाहता था, इसमें जैसे एग्जम्प्टेड सर्विसेज जो दे रहे हैं जैसे हॉस्पिटल है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा सर? ठीक है। आज कोई व्यक्ति हॉस्पिटल, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के लिए पहले क्या है कि मिनिमम प्लान की रिक्वायरमेंट थी, कोविड की वजह से वो रिक्वायरमेंट खत्म है। अब जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज, होम है, ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो आपको एग्जम्प्टेड ऑफर में हॉस्पिटल पर्पज के लिए अपन कोई भी लैंड परचेज करेंगे, पेमेंट की छूट है। सहकार मार्ग पे, जयपुर में सहकार मार्ग पे मेरे, उन्होंने हॉस्पिटल पर्पज के लिए जमीन खरीदी, 6 करोड़ की रजिस्ट्री कराई, 78 लाख रुपए का उनको स्टैंप ड्यूटी की छूट मिली है। अब वो उसको किसके? कन्वर्ट कराएंगे, कन्वर्जन चार्जेस भी एग्जम्प्ट है। हाँ ये है प्रोसेस। फिर आप उसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी, बैंक से उन्होंने लोन लिया, इंटरेस्ट सब्सिडी भी है सर इसके अंदर। इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी? हाँ मिलेगी ना सर। कितनी मिलेगी सर? जैसे 10 देखिए करोड़ से ऊपर है तो? 10 करोड़ से ऊपर तो अपन उसमें मशीनरी लेंगे, हॉस्पिटल में जो प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, हॉस्पिटल के लिए तो अच्छा है सर, सारे डायग्नोसिस मशीन है, ये सारे उसके हाँ प्लांट एंड मशीनरी आ गई, तो उसके अंदर उनको 6 करोड़ रुपए तक 6% इंटरेस्ट सब्सिडी है सर, 5 करोड़ रुपए तक 6% इंटरेस्ट सब्सिडी। और उससे ऊपर पे? नहीं, उससे ऊपर है तो 4%। 4%। 7 करोड़ रुपए, 10 मुख्यमंत्री करोड़ लघु रुपए। उद्योग प्रोत्साहन योजना में, नहीं 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 सर, रिप्स के अंदर। रिप्स में। हाँ, रिप्स रिप्स के में अंदर? एमएसएमई कैटेगरी के अंदर लेंगे। राइट राइट। एमएसएमई कैटेगरी तो उसके एमएसएमई में 100 करोड़ है किसी हॉस्पिटल का टर्नओवर, तो आएगा कि नहीं आएगा? सर 250, मतलब 50 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी और 250 करोड़ तक के टर्नओवर, वी आर एलिजिबल। अच्छा। और अगर 50 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो तो वो इस रिप्स में नहीं आ रहे।
नहीं सर, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो और भी अच्छा है। फिर वो सर्विस सेक्टर में चले जाएंगे, सर्विस सेक्टर में जाते हैं उनको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी सर, इनकम सब्सिडी की उनको जरूरत ही नहीं है। राइट। उन्होंने जो, अच्छा कैपिटल सब्सिडी का और मजेदार चीज है, इसमें उनको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सबका मिलेगा सर। ओके, तो उसमें मतलब 10 से 20% तक कैपिटल सब्सिडी ले सकते ठीक है सर, थैंक यू। विष्णु जी, ये जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर्स हैं, हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो अगर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपना ऑफिस स्पेस लेते हैं, हाँ सर, राइट, और उस पर हाँ लोन जी, भी लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी सर। तो क्या सब्सिडी के लिए एलिजिबल है क्या वो? सर देखिए, MLDF स्कीम के अंदर लोन लेते हैं तो उसमें तो अपन एलिजिबल एलिजिबल है सर, एलिजिबल है सर अपन। है। हाँ, उसके अंदर अपन सर्विस कैटेगरी में है, मैक्सिमम एक सर वो उसमें एलिजिबल है, लेकिन MLDF स्कीम में अभी कोई फंड है नहीं सर। है सर? MLDF स्कीम के अंदर भी गवर्नमेंट के पास फंड, तो ये स्कीम तो अभी जस्ट बंद हो रही नहीं, है। अब MLUPM क्या, को छोड़े, अपन MLUPM हाँ, को छोड़े और रिप्स पे जाएं। रिफ्स के अंदर सर, रिफ्स के अंदर अपन को सर्विस सेक्टर में कवर होते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर जो उन्होंने डिफाइन कर रखा वही कवर है, इसलिए अपन इसमें कवर नहीं होते हैं सर। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कवर नहीं है उसमें? नहीं सर, उसमें क्या उन्होंने फिक्स को कर रखा है, और राइट, सबसे बड़ी चीज उन्होंने ना उसको कोई डिफाइन भी नहीं करा है। आप राइट। कोई भी चीज है उसको डिफाइन भी नहीं कर रखा है। ये लोन तो तो क्या सर, मिल अभी जाएगा सर, मेरे को सब्सिडी में इंटरेस्ट है, सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ओके सर। अजीत जैन साहब प्लीज। सर ये जो रिस्क की जो लगती है सर, जो एप्लीकेशन, वो प्रोडक्शन से पहले भी लग सकती है या बाद में लगेगी? नहीं कमेंसमेंट ऑफ सर, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से जने व्यक्ति कंफ्यूज होते हैं कि हमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, इसकी मैसेज, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन बेनिफिट लेना है तो भी रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। स्टैम्प ड्यूटी के लिए छूट लेनी है, स्टैम्प ड्यूटी के लिए अप्लाई करो, कन्वर्जन के लिए छूट लेनी है, कन्वर्जन के लिए अप्लाई करो, नहीं सर, जो इंटरेस्ट सब्सिडी लेनी है, इलेक्ट्रिसिटी की अलग है, अलग रजिस्ट्रेशन नहीं होता है सर इसमें। नहीं, जो एप्लीकेशन फाइल होती है वो कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन के बाद होती है या फिर पहले भी नहीं होती सर, एग्जामेशन ऑफर के लिए पहले होती है, उसके बाद में इंटरेस्ट सब्सिडी की है, प्रोडक्शन का वेट नहीं करना है। यदि आपको इंटरेस्ट सब्सिडी लेनी है तो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी आपकी प्रीमियज के अंदर आ गए, उसके 90 डेज में आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे बेनिफिट्स पोस्ट पोस्ट प्रोडक्शन के बाद में अप्लाई करना है, अलग अलग टाइम है, अलग अलग टाइम आपको अलग अलग अप्लाई। इंटरेस्ट सब्सिडी तो अपन को मशीन में आने के बाद भी अप्लाई करनी है डायरेक्ट? मशीनरी आपकी प्रीमियज में उसके 90 डेज में आपको, प्रोडक्शन की बात करें तो सर 90 डेज? सर वो पीरियड निकल जाएगा, आप साल भर 2 साल बाद अप्लाई करेंगे ना, तो 2 साल हाँ, के पीरियड का आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सर्टिफिकेट होता है उसी डेट से 7 साल तक मिलता है। यदि आपने वो डिले कर दिया तो वो टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया हुआ है, सेकंड हैंड कोल्ड स्टोरेज और बॉट मशरूम ग्रोन करेंगे, उस पर क्या सब्सिडी मिलेगी सर? सर सेकंड हैंड कोल्ड स्टोरेज, सेकेंड हैंड कोल्ड स्टोरेज है, यदि वो उसको रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिल जाएगी। सेकेंड हैंड में क्या उनकी प्लांट एंड मशीनरी है ना सर, यदि वो लैंड के साथ वो मशीनरी करते हैं तो अपन को स्टैम्प ड्यूटी जाएगी। बट जो इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें ओल्ड मशीन की कॉस्ट शामिल नहीं होती। अब उनको जो सब्सिडी लेने के लिए क्या नई मशीनरी लगानी पड़ेगी, स्टैम्प ड्यूटी छूट उनको मिल जाएगी, राइट। और आगे की जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर। सर जैसे कोई वेयर हाउस है, हाँ वो जी, 40,000 मीटर में बने हुए हैं हाँ और हाँ वो 2020 में बने हैं। हाँ अब जी, मैं हाँ जी, उन वेयर हाउस को परचेज कर रहा हूँ पूरे को, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। क्या मैं इससे सब्सिडी और ये इस वाले में जा सकता हूँ? रूरल में बने हुए हैं सर। हाँ ठीक है सर, देखिए आप वेयर हाउस को परचेज कर रहे हैं, आपको स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिल जाएगी, बने हुए की मिल अच्छा। जाएगी, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग जो उसके साथ लगे सब आपको स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट टू जिसने बनाए हैं उसने कोई छूट ली है क्या? उन्होंने कोई छूट नहीं ली तो आपको छूट, उन्होंने छूट ली तो मुझे नहीं मिलेगी? उन्होंने छूट ली है तो उसको रन करना जरूरी है, सेल्फ प्रोडक्शन होना जरूरी है, उसका बिलिंग होना जरूरी है, GST नंबर जरूरी है, उसके बाद में उसको क्लोजर दिखाएंगे फिर आपको। सर वो सब काम कर रखा है उन्होंने। हाँ जी, हाँ जीएसटी जी, नंबर भी है, वो रेंट पे भी चल रहा है, सब उसमें रन भी हो रहे हाँ हैं। हाँ
ठीक अब है मैं उसको परचेज कर रहा हूँ क्योंकि वो पार्टी हाँ फैला है, मैं परचेज कर रहा हूँ उससे सारे को, वेयर हाउस को, पुटलैंड को। हाँ तो स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिल जाएगी सर आपको। स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिल जाएगी। तो अच्छा चलो ठीक है वाह। सर, थैंक यू। मन लगे। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का और कोई क्वेश्चन है सर? मेरे ख्याल से सारी क्वेरीज हमने ले ली है, कोई क्वेश्चन भी पॉप अप नहीं हो रहा है। तो दिस इज फाइनल कॉल। इज एनी अदर क्वेश्चन इज देयर? किसी के डेलीगेट्स का कोई भी क्वेश्चन हो? नहीं है सर। विष्णु जी, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल शब्दों में हमारे जितने भी यहाँ डेलीगेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से सारे इंट्रिकेसीज को लेके भी, रेफ्स, MLU सभी चीजों का बहुत अच्छा सा आपने डेलिब्रेशन दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर करने के लिए भी थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर। for honoring our request and showing your concerns towards our profession and professionals. Thank you sir, thank you so much for being with एक us चीज this मैं पूछना evening. चाह रहा था सर कि फीडबैक लेना चाह रहा था सर, जो मैंने बोलिए ना सर। बीच में कुछ वीडियो दिखाए तो वो सही है या हम नहीं दिखाए सर? थोड़ा सा फीडबैक देना चाह रहा हूं। नहीं सर, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, बट हमारे अच्छा। डेलीगेट से भी हम पूछ लेते हैं कि डेलीगेट्स को हाँ। कैसे लगे, क्या सर, उनके आवाज नहीं आ सुझाव है रही इस थी। बारे में। आवाज नहीं आ रही थी इसलिए पर कुछ समझ आवाज का नहीं आ एक रहा। इश्यू है, अगर उसमें अच्छा आवाज अच्छा। हम भर देते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ठीक तो है सर। एंजॉयमेंट हो जाता सर इसका। हाँ हाँ एक्चुअली में सुनने कि का। सर अभी मैं उदयपुर गया, वहाँ करीबन 100 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मैंने पूछा कि सर राइट। रिप्स का काम कौन करते हैं, तो मुख्य रूप से 2 जनों ने हाथ खड़े किए। तो मैंने कहा सर 98% व्यक्ति जो रिप्स का काम नहीं कर रहे हैं तो उनको लिए थोड़ा बहुत चेंज करना जरूरी है सर, ताकि उनको इंटरेस्ट रहे कि भाई क्या है। बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग आज जितने भी जुड़े हुए हैं उसमें से भी 90% ये काम नहीं कर रहे होंगे सर। अच्छा लेकिन आपको सुनने के बाद में थोड़ा सा इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, और नेचुरली अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी या आपके कोई एक्सपर्ट सर्विसेज की जरूरत होगी तो वो भी लोग बाग आपसे सीख करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, फील्ड्स बहुत है हमारे हमारे प्रोफेशन में जहाँ हमारी बहुत जरूरत है लोगों को। जैसे आपने विष्णु जी ने बताया कि लोगों को पता नहीं है कि कौन सी स्कीम में कौन सा फायदा उनको होने वाला है, यही बिजनेसमैन को पता नहीं है। तो अगर हमारे पास में नॉलेज होगी सर, अगर नॉलेज ही नहीं है तो हम भी क्या बता पाएंगे सर उसको। तो वो क्लाइंट हमारे पास से जाने वाला है। लेकिन अगर हमारे पास में विष्णु जी का नंबर है, विष्णु जी से हमारे कांटेक्ट हैं, तो हम विष्णु जी से सलाह भी ले सकते हैं, उनके पास रेफर भी कर सकते हैं। तो देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन ईच एंड एवरी फील्ड। मेरा निवेदन यहाँ पे इतना सा है सर, सभी जितने भी डेलीगेट्स यहाँ मौजूद है, जितने भी हमारे साथीगण मौजूद हैं, कि आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे पास किसी भी तरह का, हमारे सतीश जी भी कई बार ये चीज को कहते हैं, एंडोर्स करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी क्लाइंट आता है जिसको आप नहीं कर रहे हैं, जिस काम को आप नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट कट आउट फॉर इट, और आप समझते भी है कि आई एम नॉट कट आउट फॉर इट। जैसे मैं सब्सिडी डील नहीं करता, सब्सिडी में मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपर्टनेस नहीं है, बट मेरे पास एक्सपर्ट ऐसे लोग हैं विष्णु जी जैसे, जो इस फील्ड में डील कर रहे हैं, तो आप उनसे पहले से ही कांटेक्ट रख सकते हैं। ये मेरा सजेशन है सर, दिस इज माय हम्बल सबमिशन, कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी एक्सपर्ट सर्विसेज उसमें ले सकते हैं। तो आपको 2 फायदे होंगे, या तो आपको कुछ रेफरल जो इनकम होनी है वो हो जाएगी, या इन केस अगर वो रेफरल इनकम नहीं आती है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आप उसमें बहुत ज्यादा योगदान नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर विष्णु जी के पास कोई आपके लायक कोई काम आता है या मेरे पास कोई काम आता है तो वो आपके पास आ जाएगा फिर अगली बार। यस सर, सही है सर। तो ये संभावनाएं हैं सर, ये अपार संभावनाएं हमारे प्रोफेशन में। हम उनको देखें, आप किसी भी क्लाइंट को किसी भी क्षेत्र में नो नहीं कहे, नो कहने से वो क्लाइंट आपके पास जाने वाला है। आप उस फील्ड के भले ही मास्टर नहीं हो, सपोज यू आर नॉट मास्टर ऑफ सिविल केसेस, सिविल केस में आपकी कोई अपीयरेंस भी नहीं होती है, लेकिन आप उसके मास्टर भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे सिविल केसेस के एडवोकेट्स को आप अपने रोल पे ले सकते हैं, जिनसे आप सलाह मशवरा करके आप उनको केस रेफर कर सकते हैं। तो आप उस केस से जुड़े हुए हैं, उस क्लाइंट से जुड़े रहेंगे, और आगे जाके पता नहीं वो क्लाइंट आपके लिए कितनी बड़ी एसेट्स खड़ी हो सकती है। तो दिस इज माय हम्बल सबमिशन कि अपॉर्चुनिटीज, हमारा राजस्थान कर सलाहकार संघ का
प्रयास ही है कि हमारे जितने भी डेलीगेट्स हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हम उनको ये बताएं कि प्रोफेशन में केवल एक एरिया नहीं है, इनकम टैक्स, जीएसटी या सेल टैक्स एक एरिया नहीं है खाली, बहुत सारी एरिया हैं। आज हमने 3 एरियाज के बारे में हमने अभी पिछले 3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं। आज सब्सिडी के बारे में चर्चा करी। कितनी जगह आपको इन्होंने बताया कि आपका ड्यू डिलिजेंस में आपका पूरा रोल हो सकता है। उसने तो जमीन खरीद ली, जमीन खरीदने का निर्णय ले लिया, लेकिन क्या वो जमीन के कागजात पूरे हैं? क्या वो जमीन लीगली रजिस्ट्रेबल है? तो आप उसको ड्यू डिलिजेंस करके बता सकते हैं सर। सर 1 सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है, मैं कॉल ले रहा हूं, 1 सेकंड। तो मेरा कहने का मतलब है अपॉर्चुनिटीज बिखरी पड़ी हुई है, वो आपके द्वार पे नॉक कर रही है, आप उसको ग्रैब करिए और इन सेशंस में बने रहिए। अगले 2 दिन फिर हम चर्चा करेंगे। कल हम आईपीआर पे चर्चा करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ये जो होते हैं, इन पे बात करेंगे हम। इंडस्ट्रियल डिजाइन पे बात करेंगे, कॉपीराइट पे बात करेंगे, पेटेंट पे बात करेंगे, ट्रेडमार्क पे बात करेंगे। उनमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, वहां पे हम बात करेंगे। बहुत ही लर्नेड स्पीकर हमारे साथ जीडी बंसल जी, जो कम से कम 30 सालों का उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो कल जुड़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कर सलाहकार संघ के साथ, राजस्थान कर सलाहकार संघ और इस वेबिनार के सर, जितने एक भी चीज आयोजक उनके पूछना साथ था बने रहिए। सर। सर रामचंद्र जी विष्णु जी बोलिए। के विष्णु जी के नंबर शेयर कर सकते हैं क्या सर? हाँ, शेयर कर देंगे ना विष्णु जी के नंबर, हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। बिल्कुल, अभी सर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, ये आगे हाँ यार, सर आप नोट कर एक ले और सर। चीज सर एक और चीज है, कल की मीटिंग का तो एक्चुअली ठीक मेरे है से सर, एस्केप थैंक हो गई थी। हाँ सर, तो कल की मीटिंग मेरे से एस्केप हो गई थी। कल की मीटिंग है, वो उसका यूट्यूब लिंक भेजेंगे सर आपको। ठीक है सर, ओके सर। ये एक्चुअली ये जो जो आज कन्वर्सेशन हुआ ना सर विष्णु जी का, वो एक कोडेड फॉर्म में आता है, उसको कन्वर्ट करना होता है हमको। वो ओके सर। कन्वर्जन प्रोसेस आज करेंगे हम उसका, कल की मीटिंग का। और कल हम यूट्यूब पे लॉन्च कर देंगे उसको, यूट्यूब पे ठीक है लिंक भेज देंगे। आज विष्णु ठीक जी का आज कन्वर्जन, आज डेलिब्रेशन हुआ, कल इसको कन्वर्जन पे डालेंगे और परसों हम इनको यूट्यूब पे आप विष्णु जी की पूरी टॉक का लिंक मिलेगा। तो विष्णु ठीक जी है बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू, आपका थैंक यू सर। आपके प्रोफेशनल्स के लिए, आपका जो कंसर्न है उसका नजरिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आरटीसीए, सर, थैंक यू। एएफटीपी, टीसीए आपके आभारी हैं और नहीं नहीं सर, भविष्य में उम्मीद करते हैं आपसे कि आपकी पैट्रोनाइज है जो बनाए रखें। जब भी हम थैंक यू कॉल सर। करें, थोड़ा सा समय हमारे लिए नहीं नहीं या जरूर सर। प्रोफेशन के लिए या प्रोफेशनल के लिए जरूर दें। इसमें आ जाओ। हाँ, आपकी नॉलेज के साथ साथ बहुत लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, बहुत लोगों की नहीं इनकम नहीं, पे भी क्या क्या निपटा एक रहे अलग हैं? एवेन्यूज खुल सकते हैं। थैंक यू नहीं सो सर, मच। हम थैंक यू मीटिंग को सर। एंड कर रहे हैं सर आज। थैंक यू विष्णु जी। थैंक यू थैंक यू। सर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू, कल थैंक हम यू। फिर मिलेंगे इसी जोश और उम्मीद के साथ कि कल एक नया सब्जेक्ट पे बात करेंगे। थैंक यू।